हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडीवर्स। स्वागत है आपका स्टडीवर्स में। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो उसमें टोटल दो पार्ट हैं, द राइज ऑफ हिटलर एंड द नाजिज्म। इस चैप्टर को दो पार्ट में तोड़ देते हैं। नाजिज्म क्या है? इट इज़ अ आइडियोलॉजी विच मतलब इससे पता चलता है कि हिटलर को वर्ल्ड का देखने का नज़रिया क्या था, हिटलर वर्ल्ड को कैसे देखता था। ये एक आइडियोलॉजी है। और इससे द राइज ऑफ हिटलर में अपन समझेंगे कि हिटलर पावर में कैसे आया, उसने क्या मेजर्स लिए पावर में आने के लिए। आपने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। तो ये चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है? ये एक फ्लैशबैक की तरह स्टार्ट होता है, जैसे आपने मूवीज़ में देखा होगा, जैसे चेन्नई एक्सप्रेस है। तो मतलब बीच में से ऐसे बोलते हैं ना, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। तो फ्लैशबैक सबसे पहले दिखा देते हैं, वो बीच का पार्ट, फिर मूवी स्टार्ट होती है। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी था ना ऐसा, कि शुरुआत में दिखा दिया कि बेस्टाइल पे हमला हुआ, बट वो बीच का पार्ट था। तो वैसा ही कुछ है इसमें। तो अभी पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो शुरुआत के दो पेज तो अपने फ्लैशबैक की तरह होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं एडोल्फ हिटलर कैसे दिखते थे। तो ये है एडोल्फ हिटलर, ये जो आप देख रहे हैं ना, मैंने मार्क भी कर दिया है, आपने इन्हें कहीं तो देखा होगा। तो अब इनका पूरा नाम देखते हैं, एडोल्फ हिटलर। ये इस स्टोरी को स्टार्टिंग में देख के तो ये आपको बहुत अच्छा आदमी लगेगा, बट फिर आपको पता चलेगा ये कैसा था। तो इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में अपन पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेंगे। एनसीईआरटी का एवरी पॉइंट कवर कर लेंगे जी, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी कवर कर लेंगे। और अब देखते हैं हिटलर का क्या है। एक तो मैं आपको ये बताता हूँ, सबसे पहले ही बता देता हूँ कि ये मतलब अपने देश के लिए तो बहुत अच्छा था, मतलब देश प्रेमी था। बट इसकी जो जिस हिसाब से कर रहा था, मतलब इसकी जो वैल्यूज़ थी ना, वो काफ़ी लो थी। मतलब अगर एक तरीके से बोला जाए तो हाई तो इसकी वैल्यूज़ थी, ठीक है। मतलब सॉरी, हाई इसकी स्किल्स होंगी। सबसे पहले इधर लिखते थे HS, नीचे लिखेंगे अपन वैल्यूज़ LV, ठीक है। तो इसकी स्किल्स हाई थी, बस वैल्यूज़ गलत थी। मतलब काम अच्छा था, बस उस काम को करने का तरीका बहुत गलत था। तो अभी इसे समझते हैं। तो ये स्टोरी सबसे पहले स्टार्ट होती है हेलमत की स्टोरी से। अब अपनी सीटों पे बैठ जाओ, नोट्स लिखना चालू कर दो। मतलब स्लाइड्स लिख सकते हो, अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी एकदम मतलब आपको मज़ा आ जाएगा इस स्टोरी में। वन ऑफ मेरी भी ये काफ़ी फेवरेट स्टोरी है, वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरी फ्रॉम क्लास नाइन्थ हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा फेवरेट, ठीक है। तो अब आपका सवाल होगा हेलमत कौन था? तो एक जर्मन लड़का था जिसकी उम्र 11 साल थी। तो अभी देखते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, सबसे पहले अपन रीड करेंगे, उसके बाद अपन समझेंगे। अ लिटिल 11 year old जर्मन बॉय कॉल्ड हेलमत वॉज लाइंग इन बेड when he overheard his parent discussing something in serious tones। तो अब मैं इसका आपको समझा देता हूँ। तो जो हेलमत था वो बेड पर लेटा हुआ था, आराम से चिल कर रहा था, ठीक है। आराम से चिल मार रहे हैं भाई साहब, जैसे आप अभी मार रहे हो। बेटा कॉपी वगैरह लेके बैठ जाओ, आई बात समझ में? नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा है ये, ठीक है। तो जब उसने सुना कि उसके जो मम्मी पापा हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो कुछ सीरियस टोन में कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो बेड पर पड़ा पड़ा ये देख रहा था, मतलब लेटा हुआ। तो उसके पापा थे, हिज फादर स्पोक अबाउट फियर ऑफ रिवेंज, सेइंग नाउ द अलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्स एंड ज्यूज। सो ज्यूज क्या थी? मतलब एक कास्ट थी एक तरीके से, जिसे नीचे माना जाता था, जिसमें रेशियल हायरार्की की जाती थी। तो अब अलाइज कौन था? अलाइज अभी मैं आपको बता दूंगा, अभी आप वही पढ़ोगे, ठीक है। जो लेटर हेलमत फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस। तो मतलब हेलमत के पापा ने गोली मार दी खुद ही को, मतलब सुसाइड कर लिया। ही कमिटेड अ सुसाइड। उनने ऐसा क्यों किया वो आप समझेंगे। तो इन्होंने क्या है, जो ज्यूस थे उस पर काफ़ी ज़्यादा जो भी इन्होंने करा था ना, मतलब जुर्म करे थे बहुत सारे। तो अब अलाइज जो जीते हैं वो भी उनके साथ वही करेंगे। अभी आप ये पूरे मैटर को समझ जाओगे, अभी बस देखते चलो। तो वो जो जो उसने देखा ना कि उसके पापा ने खुद को मार लिया, उसके लिए एक तरह ट्रॉमा बन गया। ट्रॉमा मतलब डर, डर बैठ गया उसके अंदर। उसने जब ओवरहेड करा व्हाट हैड हैपन, उसने खाना छोड़ दिया,
अपने घर पर वो कहीं पर खाता होगा। अभी आपका सवाल आ रहा होगा कहाँ खाता होगा, अरे भाई कहीं तो खाता होगा, मेरे को क्या पता। बट उसने ऐसा क्यों करा, उसने 9 साल तक अपने घर पे खाना नहीं खाया। उसे लगा उसकी मम्मी भी उसे जहर दे के मार देंगी क्योंकि उसके पापा ने बोला था कि या तो मैं अपनी पूरी फैमिली को मार दूंगा या फिर मैं अकेले सुसाइड कमिट कर लेता हूँ, जब वो बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी देखो नाजिज्म, ठीक है, अभी से समझते हैं। सो हेलमत फादर हैड बीन अ नाजी एंड अ सपोर्टर ऑफ एडोल्फ हिटलर। सो जो हेलमत के पापा थे वो एक नाजी, क्या है, नाजी एक पार्टी है। जैसे अपने जो इंडिया में जैसे बीजेपी होती है, कांग्रेस होती है, तो वैसी एक नाजी पार्टी थी। और एडोल्फ हिटलर मैंने आपको बता ही दिया है, अभी और भी देखेंगे एडोल्फ हिटलर के बारे में ही पूरा चैप्टर है, वही देखेंगे। तो अब देखो, लेट अस सी वाई हेलमत फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ द फियर वॉज। मतलब उन्हें किस बात का डर था और उन्होंने खुद को क्यों मारा। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडेड टू द अलाइज। अलाइज क्या है, जो जीतने वाली पावर्स थी। अभी नेक्स्ट स्लाइड उन्हीं पर है, अलाइज इन द एक्सेस पावर्स एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग। Hitler, his propaganda minister Goebbels, and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April। अरे मतलब जो वर्ल्ड वॉर 2 थी ना, उसके बाद हिटलर ने क्या है, खुद को सुसाइड कर लिया। सबसे पहले उसने अपने डॉगी को मारा था, फिर वो अपनी वाइफ और खुद मर गया। तो अभी इसे देखेंगे, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट नरमबर्ग, नरमबर्ग क्या एक जगह थी, वॉज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजी वॉर क्रिमिनल्स। तो अभी नाजी वॉर क्रिमिनल्स कौन थे ये भी अपन जानेंगे। क्राइम्स अगेंस्ट पीस, फॉर वॉर क्राइम्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, स्पेशली दोज एक्शन विच केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो अब इसे पूरी तरह समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो अभी अपनी कुर्सियों पर बैठ जाओ और ध्यान से, अगर कहीं अभी तक आपका कहीं और ध्यान था तो अभी ध्यान से इसे देखना शुरू कर देना। अब चैप्टर इंपॉर्टेंटली स्टार्ट हो चुका है, अब ध्यान से देखना, अगर अभी तक ध्यान से नहीं देखा था तो मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्या है पूरा मैटर। सो अलाइज एंड एक्सेस पावर्स। सो अब अलाइज कौन है एंड एक्सेस पावर्स कौन है ये समझते हैं। सो जो अलाइड पावर्स हैं इनिशियली लेड बाय यूके। अलाइज पावर्स में कौन आता था, यूके, फ्रांस। इन 1941 देवर ज्वाइंड बाय यूएसएसआर एंड यूएसए, ठीक है। यूके, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए। यूनियन सोवियत वाला जो एरिया है उसे यूएसएसआर बोलते हैं, रशिया वाला, ठीक है। यूएसए, यूके, फ्रांस। तो ये अलाइज थी। अलाइज मतलब जो पावर जो जीती थी ना वर्ल्ड वॉर को, उसे अलाइज बोला है। और एक्सेस पावर थी जर्मनी, इटली, जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, इटली, रोमानिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स में। सेंट्रल पावर्स, सेंट्रल मतलब वही जो उधर एक्सेस पावर्स है ना, उन्हें सेंट्रल पावर्स भी बोलते हैं। मतलब जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब था ना, ये सेंट्रल पावर्स कहलाया जाता है। 1 सेकेंड, क्या है भाई, क्या दिक्कत आ रही है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरी, बुल्गारिया एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। बुल्गारिया एक कंट्री है। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी इनिशियली जर्मनी ही जीत रहा था। मतलब जर्मनी इनिशियली वॉर को जीत रहा था, ही वॉज विनिंग द वॉर। बट उसे क्या है, यूएसए ही एंड में आके खेल खराब करता है। दोनों में, दोनों दोनों वर्ल्ड वॉर में यूएसए ही आया जिसने वर्ल्ड वॉर को ख़त्म करवाया। यूएसए ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म करवाने वाला था, ठीक है। तो अभी देखते हैं पूरे चैप्टर को। गेनोसाइडल वॉर अगला टॉपिक है। गेनोसाइडल वॉर, हेडिंग डाल लीजिए और अभी देखते हैं। सो गेनोसाइडल क्या है, मतलब गेनोसाइड क्या होता है, मतलब जो मास किलिंग होती है ना, मास किलिंग मतलब जो लार्ज स्केल पर जो लोगों को मारा जाता है उसे बोलते हैं अपन गेनोसाइड। पूरे टॉपिक्स को अच्छे से डीपली समझेंगे तो ये आपको बस ये याद रखना, मास किलिंग को गेनोसाइड बोलते हैं। मतलब जो लार्ज स्केल पर जब लोगों को मारा जाता है उसे गेनोसाइड बोलते हैं। किलिंग ऑन, जैसे देखो यहाँ पर लिखा होगा, किलिंग ऑन लार्ज स्केल लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज सेक्शंस ऑफ पीपल, ये इसकी डेफिनेशन है। और मैंने आपको इसका हिंदी में मीनिंग भी बता दिया है, ठीक है।
So the under the shadow of the Second World War, Germany had killed 6 million Jews and 2 lakh gypsies, 1 million Polish civilians, 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, besides इन्यूमरेबल पॉलिटिकल अपोनेंट्स. तो अब देखो, अब आपको समझाता हूँ ये क्या है पूरा मैटर. तो अब देखो, जो वॉर चल रहा था ना, उसके पैरेलली जर्मनी में क्या चल रहा था वो किसी को नहीं पता है. वॉर तो सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 क्या था, इसमें क्या क्या हुआ, बट जो क्राइम जो वो कमिट कर रहे थे इस वॉर की शेडो में, वो क्या था वो अब देखते हैं. उन्होंने 6 मिलियन ज्यूस को मार दिया. ज्यूस कौन थे, मतलब ज्यूस वर कंसीडर्ड एज अनडिजायरेबल. अनडिजायरेबल मतलब उन्हें बेकार माना जाता था. मतलब इतना गंदा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था. प्रोपेगेंडा मतलब इतने गंदे एड्स फैलाए गए थे कि ज्यूस को भी लगने लगा था कि हम क्या सच में इतने ही गंदे हैं. अभी आप इस पूरे को समझोगे. और जिप्सीज थोड़ा ज्यूस से ऊपर आते थे, उन्हें भी मारा गया. बट आपके मन में अभी एक सवाल आ रहा होगा, जब इन्हें मारा जा रहा था तो किसी ने रोका नहीं क्या. तो अभी आप समझोगे, मतलब द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा एक टॉपिक है इसमें, वो भी आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप मतलब जो गलत कर रहे थे ना, इन्हें मार रहे थे, उन्हें लग ही नहीं रहा था कि गलत कर रहे हो. जैसे देखो, अगर मैं एड्स चला दूंगा, जैसे देखो, अभी देखो मैं एग्जांपल देता हूँ. मैं इसका बिल्कुल भी, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ, बट मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो जब अंडा वगैरह खाते हैं, अगर आप उनसे ऐसे कहोगे छी यार तुम तो जानवर को मार के खा रहे हो, तो ये सब मतलब ये सब बोलोगे, तो वो भी एक बार के लिए बिलीव करने लग जाएगा क्या मैं सच में इतना बुरा कर रहा हूँ. मतलब वो भी मानने लग जाएगा हाँ यार जानवर को मार के खा रहा हूँ यार. बट ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता. मतलब मानो अगर मतलब जो अर्थ है ना, उस पर इतना फूड ही प्रोड्यूस नहीं होता कि मतलब अगर नॉन वेजिटेरियन ने अगर जो जानवर वगैरह उन्हें खाना छोड़ दिया, तो फिर अर्थ पे इतना फूड ही नहीं है. तो थैंक्स टू देम, थैंक्स करो. मतलब खा रहा है तो खाने दो ना भाई, उसे क्या दिक्कत है. ठीक है. तो अभी देखते हैं 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस. अगर मैं आपसे बोलूँ ऐसे कि हम उन्हें मार नहीं रहे हैं, मतलब वो ऐसे वर्ड्स कभी यूज़ ही नहीं करते थे. वो हमेशा बोलते थे कि हम तो इन्हें मुक्ति दे रहे हैं, मुक्ति दे रहे हैं भाई, मुक्ति दे रहे हैं. अरे नहीं चाहता वो मरना, तुम जानबूझ के मार रहे हो. ठीक है. कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड बिसाइड्स. जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड थे उन्हें भी अनडिजायरेबल कंसिडर किया जाता था, उन्हें भी मार दिया. ठीक है. Nazis devised an unprecedented means of killing people, that is by gassing them in various killing centers like Auschwitz, the Nuremberg Tribunal. इसे मार्क कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है. नरम्बर्ग ट्रिब्यूनल ये आपने देख रखा होगा. इसमें क्या है, लोगों को ले जाया जाता था और उन्हें मार दिया जाता था. sentenced only when leading Nazi to death, many other were imprisoned for life. अब इसे समझते हैं, एक सेकेंड. लेट्स शिफ्ट टू द नेक्स्ट प्लेस. तो अब देखो, एक सेकेंड मेरे को एक पेज ऐड करने दो, मैं पूरा समझाता हूँ. तो इसमें न्यू पेज ऐड कर दिया है मैंने. तो अब देखो समझो. तो देखो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या है, फ्रांस पे काफ़ी ज़्यादा जो मतलब फ्रांस बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड, जो जर्मनी था उस पर काफ़ी ज़्यादा उसे बुरा वाला बोला गया, जिससे क्या है हिटलर काफ़ी भड़क गया था क्योंकि वो देश प्रेमी था. तो जर्मनी को क्या काफ़ी ज़्यादा उसके साथ हार्श हुए. जो बाकी जो अलाइज थे वो जर्मनी के साथ काफ़ी ज़्यादा हार्श रहे थे उस टाइम पे. उस पर क्या है, उन्होंने 6 बिलियन पाउंड्स का, आई थिंक सो पाउंड्स या फिर यूरोज है, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, अभी देख लूँगा. 6 मिलियन का वो डाल दिया डेप्ट कि ये तुम्हें पे करना है, वॉर कंपनसेशन. मतलब जर्मनी ने ही वॉर स्टार्ट करा है ऐसा करके. और उनकी जो टेरिटरीज थी, टेरिटरीज मतलब जो उनका एरिया था, वो भी कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया फ्रांस वगैरह ने. मतलब वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स भी साइन कराई उनसे, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी. तो उस टाइम पर क्या है, एक वीएमआर रिपब्लिक आई जो कि डेमोक्रेटिक थी, डेमोक्रेसी फॉलो करती थी, वो आई थी. बट वो खुद ही के लोगों से हेट करी जा रही थी. अभी आप इसको पूरा समझते हैं. तो द बर्थ ऑफ वीएमआर रिपब्लिक, 1 सेकेंड टॉपिक डाल लेंगे. कहाँ पर है, ये रही. तो अभी देखो, जर्मनी फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914-1918.
alongside the Austrian Empire against the allies England, France and Russia. Germany made initial gains by occupying France, Belgium. The allies one second. So the allies strengthened by USA entry in 1917, defeating Germany's Central Powers in November 1918. After the defeat of Imperial Germany and the abdication of Emperor, a National Assembly met at Weimar and established a democratic constitution with federal structure. Deputies were now elected to the German parliament or Reichstag on the basis of equal and universal वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। तो अब इसे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो यूएसए है ना, यही है मेन विलन। मारो पकड़ के, मजाक कर रहा हूँ। तो इसी ने क्या है, जर्मनी दोनों वॉर्स में इनिशियली जीत रहा था, बट ये बीच में आके जर्मनी का पासा पलट देता है। जैसे देखो, इंग्लैंड मतलब फ्रांस और बेल्जियम को उसने इनिशियली ऑक्यूपाई कर लिया था, मतलब उसे हराने लगा था, बट यूएसए की एंट्री ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा ही वर्ल्ड वॉर 2 में होगा, अभी आप समझोगे, ठीक है। देखो, वॉन डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन नवंबर 1918, ठीक है। अभी आप नवंबर क्रिमिनल्स भी समझोगे कौन है। आफ्टर द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर, हाँ देखो, नेशनल असेंबली वीएमआर क्या एक जगह है, वहाँ पर मेट हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। रीस्टैग, ये आप नोट कर लेना, आई थिंक सो ये आपको पूछा जा सकता है ऐसे करके कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द जर्मन पार्लियामेंट करके, ऐसे आपके में क्वेश्चन आ सकता है, तो नाम देख लेना, रीस्टैग, ठीक है। देखो, इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल इंक्लूडिंग वीमेन, ठीक है। ये वो कंट्रीज हैं, देखो, जर्मनी, बेल्जियम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था, फ्रांस, ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी। ये है पूरा यूएसएसआर वाला रीजन, यूएसएसआर, ठीक है, रशिया वाला रीजन। ये है यूके, ये है यूके और ये है फ्रांस, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो, मैंने बोला था ना, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स पढ़ेंगे अब अपन। सो द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स, वीएमआर रिपब्लिक वॉज नॉट रिसीव्ड वेल बाय इट्स ओन पीपल। मैंने बताया वो खुद के लोगों से अच्छा ट्रीट नहीं मिल रहा था उन्हें, मतलब खुद के लोग ही उन्हें बुरा भला बोल रहे थे। ऐसा क्यों है ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक सेकेंड। तो क्या है, जो उनके खुद के लोग थे उन्हें लगता था कि इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को साइन क्यों करा, इन्होंने एक्सेप्ट क्यों करा, बट उन्हें नहीं पता कि उनके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है ना भाई, सिर्फ यही है कि उन्हें ये साइन करना ही पड़ेगा। तो अब उनका कोई दोष नहीं है, बट जो वो थी ना, जो लोग थे उन्हें ये नहीं पता था, उन्हें लगता था कि इन्हीं ने सब कुछ कराया है, इन्हीं ने देश डुबाया है। अभी देखो, लार्जली बिकॉज ऑफ द टर्म्स इट वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट द जर्मनी डिफीट एट द एंड ऑफ, मैंने बोला ना कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स इम्पोज करी गई थी उसे साइन करने की वजह से, द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द अलाइज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। मैंने बोला था ना, वो काफ़ी ज़्यादा हार्श कंसिडर करी जा रही थी। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज, a tenth of its population, 13% of its territories, 17.5% of its iron, 26% of its coal to France, Poland, डेनमार्क, लिथुनिया, ठीक है। मैंने आपको बताया कि उसने काफ़ी सारी अपनी टेरिटरी लॉस कर दी, टेरिटरी काफ़ी सारी उससे छुड़ा ली गई। देखो, 13% ऑफ इट्स टेरिटरी, ओवरसीज कॉलोनीज, उसकी पॉपुलेशन 75% ऑफ आयरन एंड 26% ऑफ कोल। किसने ली? फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लिथुनिया। अलाइड पावर्स डिमिलिटराइज्ड जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। डिमिलिटराइज्ड का मतलब है जर्मनी अब अपनी जो मिलिट्री है ना वो फॉर्म नहीं कर सकती, मतलब वर्सेल्स के मुताबिक वो अपनी जो मिलिट्री है वो फॉर्म नहीं कर सकती, वो अपनी मिलिट्री नहीं बना सकती जिससे और लड़ाई नहीं हो, ठीक है। इस वजह से उसे निकाल दिया जिससे आगे लड़ाई नहीं हो। अब देखो, द वॉर गिल्ड क्लॉज हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉर एंड डैमेजेस। देखो, मैंने बोला ना
कि जर्मनी पे वॉर गिल्ट क्लॉज को इम्पोज कर दिया कि तुम्हारी वजह से ही वॉर चालू हुई है और तुम ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें इसके लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा। ये देखो 6 बिलियन का कंपेंसेशन उस पर रख दिया। 1 सेकेंड, ये क्या हो गया जी? आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या सबको सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है भाई? ठीक है, छोड़ो। द अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड। तो ये फ्रांस ने क्या है, उसका रिसोर्स रिच राइनलैंड, जिसमें काफ़ी सारे रिसोर्सेज थे ना उसके। 1 सेकंड, मैंने ये अभी तक सिलेक्ट कर रखा है। हाँ, तो अलाइड आर्मीज ऑल्सो ऑक्यूपाइड द रिसोर्स रिच राइनलैंड ऑफ जर्मनी फॉर मच द 1920s। ठीक है। मैनी जर्मन्स हेल्ड द न्यू वीएमआर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट बट द डिस्ग्रेस एट वर्सेल्स। मैंने बोला ना कि उसके खुद ही के पीपल लाइक नहीं कर रहे थे। तो अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन अभी नोट कर लो, क्वेश्चन लिख लो कि वाई जर्मनी, वाई वीएमआर रिपब्लिक वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय इट्स ओन पीपल। ऐसी करके कुछ क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकती है। जैसे देखो, वाई इट वॉज नॉट ट्रीटेड वेल बाय इट्स ओन पीपल। ठीक है। वाई द जर्मन पीपल वर नॉट लाइकिंग वीएमआर रिपब्लिक। तो आपको लिखना है कि क्योंकि उसने जो हार्श जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स है, वॉर गिल्ड क्रॉस, इन सब की वजह से उसे वो नहीं मान रहे थे, अच्छा, उसकी वजह से। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है द इफेक्ट्स ऑफ द वॉर। द वॉर एट द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू डेब्टर्स। तो अब देखो, उसका काफ़ी ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट था। ये आपकी एनसीईआरटी में अगर हो तो एनसीईआरटी में आपको ये सेम लाइन मिल जाएगी। ठीक है, यही सेम लाइन। काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ा फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली भी। ठीक है। तो जो यूरोप था वो क्रेडिटर्स था, मतलब दूसरों को उधार देता था पैसा। जो पैसा था वो दूसरों को उधार देता था, बट अब वो कर्जे में आ गया। डेप्ट का मतलब होता है कर्जा, नोट कर लेना, डेप्ट का मतलब होता है कर्जा। तो वो डेप्टर्स में कन्वर्ट हो गया। द इन्फेंट वीएमआर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। मैंने आपको बताया था ना 6 बिलियन का वो कंपेंसेशन। दोज हु सपोर्टेड द वीएमआर रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक्स एंड डेमोक्रेट्स, बिकम ईजी टारगेट्स of attack in the conservative national circles. They were mockingly called the November criminals. So अब देखो क्वेश्चन बनेगा, who were called the November criminals और who were the November criminals। तो सबसे पहले ऊपर से समझते हैं। जो वीएमआर रिपब्लिक थी उससे वो करवाया। ठीक है। जो सोशलिस्ट थे, सोशलिस्ट मतलब कैथोलिक्स, डेमोक्रेट्स, इजी टारगेट बन गए कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मतलब जो राजा वगैरह वाले लोग होते हैं ना, मतलब जो राजा राजा के चट्टे क्या बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, राजा के चट्टे भट्टे लोग। ठीक है, उन्हें कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। नेशनल सर्कल्स के इजी टारगेट बन गए, उन काफ़ी ज़्यादा उन्हें मारा गया, तो उन्हीं को नवंबर क्रिमिनल्स बोला जाता है। यही आपको लिख के आना है। ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है ना, 1 सेकेंड, आपके लिए सब कुछ ये क्लीन कर देता हूँ। मैंने पूरा बेकार करके रखा है। ठीक है। तो आपको पॉइंट कौन सा लिखना है? देखो, ये वाला पॉइंट लिखना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट लिखना है। दीज वर कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। जो सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और जो डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स मतलब जो डेमोक्रेसी वगैरह में मानते थे। ठीक है। ये इसमें कुछ नहीं है खास। ये रहा, सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। अब देखो, अब क्या है, उस टाइम पे जर्मनी में क्या है, एक और चीज़ बता देता हूँ कि जो डेमोक्रेसी थी ना, इट वॉज अ फ्रेजाइल आइडिया। फ्रेजाइल मतलब काफ़ी कमज़ोर आइडिया था वो। शायद ऐसा वर्ड आपको दिख जाए क्योंकि एनसीईआरटी में है। फ्रेजाइल आइडिया, डेमोक्रेसी वॉज अ फ्रेजाइल आइडिया, काफ़ी कमज़ोर आइडिया है। क्योंकि मानो अगर मैंने आपसे बोला, मतलब आप स्कूल में थे, स्कूल में आप बढ़िया एकदम मज़े में खाना खा के हाथ धोने जा रहे थे। ठीक है, लंच पीरियड है, ब्रेक पीरियड है, और किसी ने आप में आके थप्पड़ मार दिया, ही स्लैप्स यू। ठीक है। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि कोई बात नहीं भाई, छोड़ दे भाई, छोड़ दे भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा दोबारा मारने से, टीचर पकड़ लें।
तुम बोले हैट तेरी ऐसी की तैसी मारूंगा मैं तो दबैक, ठीक है। तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन होगा उस टाइम पे आप में, तो आप उसे नहीं मानोगे। सो सेम उस टाइम पे जर्मन पीपल्स में काफ़ी एग्रेशन था, तो अब वो नहीं सुन रहे थे। तो क्या है, वॉर एग्रेशन था। तो सोल्जर्स को क्या, जर्मनी ने ऐसा दिखाना शुरू करा कि सोल्जर्स को सिविलियंस के ऊपर दिखाया जा रहा है, बट सोल्जर्स की जो कंडीशन थी वो वॉज वेरी बैड, कंडीशन वॉज वेरी बैड, उन्हें अबव सिविलियंस दिखाया जा रहा था। देखो इसमें लिखा है, पॉलिटिशियन पब्लिसिस्ट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मैन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। मैंने बोला ना कि उन्हें है ना काफ़ी ताकतवर होना है मैन को, ठीक है। नीड दिखाया कि नीड ऑफ मैन टू बी एग्रेसिव स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। जो पॉलिटिशियंस थे, एड्स, प्रोपेगेंडा, ये सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे थे। अभी आपको प्रोपेगेंडा बहुत अच्छे से समझाऊंगा। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ, अभी बताता हूँ ट्रेंच लाइफ क्या है। द ट्रूथ हाउ एवर वॉज द सोल्जर्स लिव्ड माइजरेबल लिव्स इन दीज ट्रेंचेस। मैंने बोला ना सोल्जर्स की कंडीशन काफ़ी बहुत बुरी थी। ट्रैप्ड विथ रैट्स, फीडिंग ऑन कॉर्पोसेस, दे फेस पॉइजनस गैस, एनिमी शेलिंग, विटनेस देयर रैंक्स reduced रैपिडली, ठीक है। देखो ये रहा, देखो आपको दिखाता हूँ। डेमोक्रेसी वॉज इंडीड अ यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया। फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर, विच कुड नॉट सर्वाइव इन स्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप। तो अब देखो, अब आपको समझाता हूँ। हाँ, इस पेज पर सही है, इसको पूरा हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ट्रेंच लाइफ क्या होता है। जैसे देखो ये होता है ना, ये यहाँ से गोलियाँ फायर होंगी, दद 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 दद, यहाँ पर होगा अपना सोल्जर, ठीक है। तो अब देखो ये जो मिट्टी का ये बना दिया जाता है ना, मतलब ऐसे गड्ढे कर दिए जाते हैं, और उसमें जो ऐसा रहता है ना, 1 सेकेंड, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये कर दिया, इसे ट्रेंच लाइफ बोलते हैं। मतलब ऐसा ये ट्रेंच बना होता है, यहाँ से गन फायर करी जाती हैं, इसे ट्रेंच लाइफ बोलते हैं। और उनका जो टेंट था ना जिसमें वो रहते थे, उधर काफ़ी सारे चूहे इधर उधर घूमते रहते थे, इधर पूरे में उन्हें चूहों के साथ रहना पड़ रहा है। बताओ कंडीशन कितनी बुरी है। अभी कहाँ पर है, इफेक्ट्स ऑफ वॉर, इफेक्ट्स ऑफ वॉर, इट वॉज अ वेरी फ्रेजाइल आइडिया, जो कि वॉर में नहीं चल पाएगा। डाल दीजिए, पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक तो सबसे पहले रीड कर लेते हैं, फिर अपन पूरा समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले पूरा रीड कर लेते हैं, फिर अपन पूरा समझेंगे। द बर्थ ऑफ वीमार रिपब्लिक कंसाइडेड with the revolutionary uprising, the Spartacist League on the pattern of the Bolshevik Revolution in many cities। Bolshevik Revolution आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा होगा क्या था। तो अब देखो, जो स्पार्टिसिस्ट लीग वाले थे वो वीएमआर लीग के साथ क्या है, लड़ते रहते थे पूरे टाइम। तो जो हिटलर था ना, वो बीच में से राइज पे आ गया। आप देखोगे कि हिटलर और नेपोलियन की लाइफ एकदम बिल्कुल सेम रही है, कि हिटलर भी लगभग सेम टाइम तक जिंदा रहा है, नेपोलियन भी यूएसएसआर की वजह से मारा गया था, और हिटलर भी उधर जाने की वजह से ही मरा था। इनिशियली वो दोनों जीत रहे थे और दोनों सेम तरीके से आए। उधर जो उन्होंने कुछ आई थिंक सो, उधर उन्होंने डायरेक्टरी बनाई थी, आई थिंक सो, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, 5 मेंबर्स की थी वो। तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे, तो बीच में द राइज ऑफ नेपोलियन हो गया। सेम द राइज ऑफ हिटलर हुआ है, जब बर्थ जो वीएमआर रिपब्लिक और स्पार्टिसिस्ट लीग आपस में लड़ते रहते थे। जो कम्युनिस्ट लोग हैं वो सोशलिस्ट लोग के मतलब आइडियाज मैच नहीं कर रहे थे। Those who oppose to this, such as socialist, democrat, Catholics, met in Weimar, give to shape to democratic republic. The Weimar Republic crushed the uprising, the help of a war veterans organized called Free Corps. The anguished Spartacists later found the Communist Party of Germany, communists and socialists, henceforth become irreconcilable enemies which could not make common cause against Hitler. तो अब देखो इन सबको सबसे पहले तो मैं इरेज कर देता हूँ, वरना आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये पीपीटी चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ इसकी, ठीक है। तो देखो जो फ्री कॉर्प्स होते थे, जैसे देखो इसमें लिखा है ना, क्रश द अपराइजिंग द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स। जो वॉर वेटरन्स से, फ्री कॉर्प्स से मतलब जो ट्रूप्स वगैरह होते हैं, उनकी हेल्प से उन्होंने स्पार्टिसिस्ट लीग को तो दबा दिया। बट स्पार्टिसिस्ट लीग ने फिर क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी ज्वाइन करी, बट उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये दोनों जब जो वीएमआर रिपब्लिक है वो इसको तो दबा दे रही थी। जो कहाँ गया,
जो स्पार्टिसिस्ट लीग है उसे दवा दे रही थी, बट बीच में से हिटलर चला गया, फिर दोनों को तोड़ तोड़ के मारा। ला तेरी बैंड बजाऊं, ऐसा करके। बहुत हो गया तुम दोनों का। जर्मनी हेड फॉर्ड वॉज, अब पे सबसे पहले रीड कर देता हूँ आपके लिए। तो अब देखिए इसके आगे का पढ़ते हैं, वही सेम टॉपिक है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, सबसे पहले रीड कर देता हूँ, फिर समझाऊंगा। जर्मनी हैड फॉट वॉर लार्जली ऑन लोन्स टू पे वॉर रिप्रेशन इन गोल्ड, द डिप्लेटेड गोल्ड रिजर्व्स एट अ टाइम रिसोर्सेज वर स्कार्स इन 1923। फ्रेंच ऑक्यूपाइज इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूअर। और हाँ, वो राइनलैंड फ्रांस ने नहीं ऑक्यूपाई करा था, माय बैड, मैंने गलती से बोल दिया, उसने रूअर रीजन ऑक्यूपाई करा था। रिटेल द पैसिव रेसिस्टेंस इन प्रिंटेड पेपर करेंसी recklessly with too much printed money in circulation, जर्मनी मार्क फेल। ठीक है, तो अब क्या है, जर्मनी क्या उस टाइम पे काफ़ी सारी वॉर लड़ रहा था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव था। तो अब रिसोर्सेज थे नहीं उस टाइम पे इतने, बट वो फिर भी लड़े जा रहा था। तो अब देखो, आपके मन में भी कभी ना कभी तो सवाल आया होगा कि जो गवर्नमेंट है, ये मतलब इंडिया की जो गवर्नमेंट है, ये पैसा काफ़ी ज़्यादा भी तो छाप सकती है, जैसे सब अमीर हो जाएंगे भाई। लेकिन ये गवर्नमेंट चाहती नहीं है हम अमीर हो। हाँ, नहीं तो ये चाहे तो हम तो पैसा ही पैसा है भाई, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने कभी, अगर आप इन्फ्लेशन वगैरह जानते होगे, डिफ्लेशन, तो आपको पता चलेगा इन्फ्लेशन क्या होता है। जब मार्केट की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो मान लो अगर वो उसने पैसा अंधा पैसा छापना शुरू कर दिया, ठीक है, अंधा पैसा छापना शुरू कर दिया, तो फिर देखो रिसोर्सेज थोड़ी अंधे पे, तो रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ रहे हैं, मनी बढ़ रहा है। रिसोर्सेज तो उतने के उतने ही है ना भाई, रिसोर्सेज थोड़ी बढ़ जाएंगे। मतलब जो गेहूं है वो थोड़ी बढ़ जाएगा, मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वीट है वो थोड़ी बढ़ जाएगा। मतलब रिसोर्सेज तो उतने ही रहेंगे ना भाई, मनी बढ़ जाएगा। तो अब मान लो दुकान पर एक शॉप है, ठीक है, शॉपकीपर है उसका, उसके पास ब्रेड तो उतनी ही है ना, ब्रेड तो उतनी है उसके पास। तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा आ गया तो क्या हुआ? तो अब देखो, जो गरीब से गरीब इंसान होगा वो पैसा लेके शॉपकीपर के पास जाएगा और बोलेगा मेरे को ब्रेड दे दे भाई। फिर क्या है, सारे गरीब लोग ब्रेड लेने लग जाएंगे। तो अब क्या है, ब्रेड तो कम पड़ जाएंगी, फिर ज़्यादा मात्रा में लेने लगेंगे तो फिर क्या है, लोग बोलियां लगाएंगे कि ला मेरे को 100 में, मतलब 20 की ब्रेड है तो लोग बोलेंगे मेरे को 50 में दे दे। दूसरा बोलेगा अरे पैसा तो छप ही रहा है ना, तो वो बोल देगा कि 100 रुपये में दे दो मेरे को, मैं 100 रुपये में ले लूँगा। कोई नहीं, कोई बोलेगा 1000 रुपये में दे दो। तो अब ऐसे क्या है, जो ब्रेड की प्राइस है वो बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगा प्राइस में, ठीक है। तो इससे क्या है, अमीर और गरीब का डिफरेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ब्रेड लेने के लिए लोगों को पूरे झोले भर भर के ले जाने पड़ेंगे। ऐसा ही जर्मनी में हुआ, वो पूरा टैंकर भर भर के पैसे ले जाते थे एक ब्रेड का, एक लोफ ऑफ ब्रेड लेने के लिए, ठीक है, एक एक ब्रेड लेने के लिए वो भर भर के पैसा ले जा रहे थे। ऐसा हो रहा था जर्मनी में, एक एक ब्रेड के लिए, ठीक है। तो अब इससे क्या है, गरीबी और बढ़ जाएगी, इसीलिए इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। और इसे बोलते हैं, और जर्मनी में ये काफ़ी ज़्यादा स्केल पर हो गया, तो इसे बोला गया हाइपर इन्फ्लेशन। अभी देखो, कहाँ पर गया, 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 क्या पढ़ा रहा था भाई मैं, मुझे ही नहीं पता ले भाई। हाँ, ये रहा, प्रिंटेड पेपर करेंसी रैकलेसली, रैकलेसली मतलब अंधा पैसा छाप रहे हैं भाई। सर्कुलेशन, देखो जर्मन मार्क क्या है, पैसे की करेंसी है, वो फेल हो गई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रैकलेसली करा जा रहा था। तो अब देखो, इन अप्रैल यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, इन अगस्त 4.6 मिलियन मार्क्स, 98, नहीं 1 ओ या, तो 4 मिलियन, ठीक है, इधर 9 मिलियन बाय दिसंबर। तो मतलब क्या, उन्होंने इतना पैसा छापा कि सिंगल, मतलब समझो एक यूएस डॉलर 24,000 मार्क्स के, 3 लाख मार्क्स के, 46 लैक्स, ऑलमोस्ट 1 करोड़ मार्क्स के इक्वल हो चुका था
single dollar by December. As the value of mark collapsed, prices of goods soared. The crisis came to be known as hyperinflation. मैंने बोला ना हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन होता है बट वो कुछ ज़्यादा स्केल में हो जाए तो उसे हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं. अ सिचुएशन व्हेन प्राइस राइज फिनोमिनली हाई. हाइपर इन्फ्लेशन लिखो, उसके आगे उसकी डेफिनेशन लिखो, अ सिचुएशन व्हेन प्राइजेस राइज फिनोमिनली हाई. ये आपके लिए हटा देता हूँ. और अगर आपको पीपीटी चाहिए हो तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पूरी पीपीटी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंट, बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस. दावेस प्लान. ओ या, तो अब आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज दावेस प्लान, क्वेश्चन आ सकता है तो देख लेना. टू ईज द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मन्स. तो अब क्या है, जो कंपेंसेशन था तो यूएसए वगैरह को लगा ये काफ़ी ज़्यादा हार्श है, उनके साथ काफ़ी बुरा हुआ है, तो उन्होंने क्या दावेस प्लान को इंट्रोड्यूस करा. तो क्या है, जर्मनी को क्या है उससे पैसे मिल रहे थे जिससे क्या है वो अपनी टेरिटरी वगैरह बढ़ा सके और जो वॉर कंपेंसेशन है वो पे कर सके, तो उसकी हेल्प करने के लिए था वो. बट अब देखो ना, ये एक लाइन होगी, बट दिस वॉज बिल्ट ऑन सैंड. सैंड मतलब एक रेत की तरह था कि कभी भी गिर सकता है, ठीक है, और वो गिरेगा भी, अभी समझोगे आप, ठीक है. जर्मनी इन्वेस्ट इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स largely from USA. From Dave's plan, the support was withdrawn when the Wall Street Exchange crashed in 1929. तो अब देखो यूएसए पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो कंट्रीज हैं वो डिपेंड थी, उनमें से ही एक था अपना जर्मनी. जर्मनी भी उसी पर डिपेंड था. पर अगर यूएसए में ही क्राइसिस आ जाएंगे तो फिर वो दूसरों को कैसे देगा, तो फिर जर्मनी में भी और ज़्यादा क्राइसिस आ जाएंगे ना. तो जो द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था वो क्रैश कर गया यूएसए का. उसके बाद क्या जर्मनी के लिए और बुरा हो गया भाई. ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर्स वर सोल्ड. मतलब जब मार्केट गिरता है ना तो क्या है, जो ट्रेडर्स मतलब जिन्होंने खरीद रखे होते हैं ना अपने शेयर्स, वो क्या एकदम से सेल करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहीं उनके जो शेयर्स हैं वो पहले अगर ज़्यादा गिर गए तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो एक ही दिन में 13 मिलियन शेयर सोल्ड कर दिए गए. दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. डिप्रेशन क्या अलग अलग होता है, डिप्रेशन मतलब ज्योग्राफी में अलग है और जो साइंस में अलग है, हिस्ट्री में अलग है डिप्रेशन का मतलब. तो साइंस में डिप्रेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेट जिसमें मतलब आदमी काफ़ी ज़्यादा बुरी मेंटल डिस्टर्ब, हाँ मेंटल डिस्टर्बेंस को बोला जाता है, ठीक है. अगर आपको साइंस पढ़नी है तो वो भी मैं इसी चैनल पे पढ़ाता हूँ, ठीक है. अभी मैं 10th की भी साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ तो वो भी देख सकते हो आप. तो डिप्रेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन. इसमें डिप्रेशन का मतलब है इकोनॉमी गिरने लगी. Over the next 3 years, between 1929 and 1932, the national income of the USA fell by half. Factories shut down, exports fell, farmers were badly hit, speculators withdrew their money from the market. The effects of the recession in the US economy were felt worldwide. तो देखो 3 साल के अंदर अंदर उनकी इनकम आधी हो गई, 1/2 हो गया भैया. हाँ भैया, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, एक्सपोर्ट्स थे वो फेल हो गए, फार्मर्स को काफ़ी बुरा, मतलब जो जो किसान होते हैं भाई उन्हें तो और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना. स्पेक्टेकुलर्स विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. इफेक्ट्स ऑफ वॉर यूएस इकोनॉमी फेल्ट वर्ल्ड वाइड. वर्ल्ड वाइड क्यों फेल्ट हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि यूएसए पर क्या है काफ़ी सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है. एक तो मैं एक कचरा करके रख देता हूँ पीपीटी का, ऐसे डिलीट कर देता हूँ, एक सेकेंड. तो काफ़ी सारी कंट्रीज डिपेंडेंट है, तो उन्हें भी क्या बोलते हैं और ज़्यादा दिक्कत आएगी जब यूएसए को इतनी दिक्कत आ रही है. तो जर्मनी इकोनॉमी द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ बाय 1932. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%. मतलब अगर 100% था तो वो रिड्यूस हो गया 40% पर. 60% कम हो गया भाई. मतलब इतना नहीं हुआ होगा, मैं तो ये एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ. वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स. और वेजेस मतलब दिहाड़ी,
वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स, वर्कर्स ने अपनी जॉब्स खो दी, क्योंकि जो मालिक होगा वो कैसे पे करेगा जब उसी के पास पैसे नहीं होंगे। तो द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टच्ड एन अनप्रेसिडेंट 6 million on the streets of Germany, could see placards around their necks saying willing to do any work. Unemployment youth played cards or simply sat at a street corner desperately queued to the local employment exchange. As jobs disappeared, youth looked to criminal activities. The total ठीक है, समझ गया। चलो अब इसे समझाता हूँ। तो अब क्या है, अब आप पूरा ध्यान से समझना। जब मैं रीड करता हूँ, जब भले ही ध्यान से मत देखो, जब मैं समझा रहा हूँ जब ध्यान से देख लो यार, ऐसा मत करो, ठीक है। तो अब क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट थी क्या, वो 6 million को टच कर गई। स्ट्रीट मतलब अगर आप उस टाइम पे जर्मनी की, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुका था कि आप जर्मनी की स्ट्रीट्स पे जाओ, स्ट्रीट मतलब जो गलियाँ होती है उस पे जाओ, और आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनके गले में ऐसा वो टंगा रहता है ना, जैसे गले में टंगा और उस पेपर पे लिखा है विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी वर्क दे दो हम तो करने के लिए रेडी है। और जो अनएम्प्लॉयड यूथ था, यूथ मतलब अपन, जैसे 14-15 जो यूथ, यूथ का मतलब जो नए आए हुए व्यक्ति होंगे, आपको यूथ का मतलब पता होगा 18 ईयर्स के लोग, तो यूथ, ठीक है, वो सिंपली पत्ते खेल रहे थे भाई, क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं था। और क्यूर टू द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ठीक है, काफ़ी वर्क ढूंढ रहे थे कि कोई भी मिल जाए, झाड़ू पोछा कुछ भी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करने लगे। हाँ तो देखो अब क्या है, पापी पेट ना, ये आपने सुना होगा। तो अब क्या है, अपने पेट को पालने के लिए इंसान क्या कुछ भी करने लगता है। अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे उतर आएगा। हम और तुम भी, अगर तुम भी होगे ना, तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ पे उतर आओ, क्योंकि कुछ खाने के लिए ही नहीं है, तो उस पेट को भरना तो पड़ेगा ना भाई। इसीलिए कुछ भी करने लग गए वो लोग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। स्मॉल बिजनेस, द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर। और हाँ, इस पीपीटी में आपको पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, उल्टा ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक है। बिजनेस गॉट रून्ड, दिस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटेरियनाइजेशन। इस वर्ड का मतलब, वर्ड तो बड़ा खतरनाक सा है भाई, बट इसका मीनिंग बड़ा सिंपल है। इसका मीनिंग क्या है, जो जैसे देखो, बिलोंग टू द वर्किंग क्लास, जो अच्छे क्लास के लोग थे, मतलब जो रिच थे ना, उनको भी ये डर बैठ गया, क्योंकि उनके पास रिसोर्स तो है, उनके पास पैसा तो है, बट वो कब तक है ये नहीं पता ना। तो अब उन्हें भी ये डर लगने लगा कि वो वर्किंग क्लास पे नहीं आ जाए। वर्किंग क्लास मतलब जो वर्कर्स होते हैं ना, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स वगैरह, उनकी क्लास तक नहीं आ जाए वो, क्योंकि और वर्स स्टिल अनिम ओनली ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप देयर हेड्स अबव वाटर, बिग बिजनेस वॉर इन क्राइसिस, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज थे मतलब जो पहले से ही अवेयर थे, जिन्होंने रिसोर्सेज रख रखे थे, सिर्फ वही अपना जो सर मतलब पानी गया सर से ऊपर चला गया था, ठीक है, आपने सुना होगा ऐसा। तो वही अपना जो सर है वो पानी से ऊपर रख पा रहे थे, मतलब उन्हें वही थे जो थोड़ा सही थे उस टाइम पे, उनकी जो स्थिति थी वो थोड़ी ठीक थी। बाकी सबको तो खाने के लाले पड़ चुके थे, बट उनके उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा देर तक नहीं था। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि क्या बोलते हैं, कभी अपने साथ भी ऐसा हो सकता है। अ लार्ज मास ऑफ पीसेंट्री वॉज अफेक्टेड बाय शार्प फॉल इन एग्रीकल्चर, वुमेन वॉज अनेबल टू फिल देयर चिल्ड्रन, स्टमक्स वर फिल्ड विथ अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। पीसेंट्री वॉज अफेक्टेड, पीसेंट्री मतलब जो पीसेंट होते हैं ना, वो नॉर्मल पीपल। तो क्या जो महिलाएं थी वो अपने बच्चों का पेट तक नहीं भर पा रही थी। मतलब मैंने बोला ना कि खाने के भी लाले आ चुके थे। डिफेक्ट्स ऑफ वीएमआर रिपब्लिक, मतलब वीएमआर रिपब्लिक है उसके डिफेक्ट्स क्या थे। कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरिएंट एंड डिफेक्ट्स विच मेड इट, हाँ मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, वल्नरेबल टू डिक्टेटरशिप। वल्नरेबल मतलब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, वल्नरेबल मतलब क्या होता है, मतलब जिसको अ सेक्शन ऑफ पीपल और सोसाइटी विच हैव द हाईएस्ट चांसेस टू बी अफेक्टेड टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। कोई स्पेसिफिक जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए सबसे ज़्यादा चांसेस, जैसे देखो गरीबी, भुखमरी के सबसे ज़्यादा चांसेस किसके होंगे, जो सबसे गरीब इंसान होगा, तो वो वल्नरेबल हुआ उस सिचुएशन के लिए। तो अब डिक्टेटरशिप के लिए क्यों वल्नरेबल है,
मतलब डिक्टेटरशिप क्यों आई, तो उसके कुछ दिक्कत होगी ना। तो जो वीएमआर रिपब्लिक है उसमें क्या होता था कि रूल बाय डिक्री चलता था। रूल बाय डिक्री, रूल बाय डिक्री मतलब डिक्री मतलब ऑर्डर होता है कि इमरजेंसी लगा दी ना तो सारे राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, सारे सिविलियन राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाएंगे और सिर्फ एक पेपर के पन्ने से आप रूल कर पाओगे, ठीक है। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी नियर अ impossible task leading to a rule by collisions. Another defect was Article 48 which gave the president the power. ये आर्टिकल 48 था जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा था, टू इम्पोज इमरजेंसी एंड सस्पेंड सिविल राइट्स, सिविलियन राइट्स एंड रूल बाय डिक्री। अब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज रूल बाय डिक्री। शॉर्ट लाइफ द वीएमआर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एवरेज 239 days एंड द लिबरल यूज ऑफ आर्टिकल 48। ये वही है जो मैंने लिखा था। अब ये रेस कर देता हूँ जिससे आपको पीडीएफ दूँ तो आपको दिक्कत नहीं आए। नेक्स्ट, ठीक है। हाँ, तो अब अपन पढ़ेंगे हिटलर पावर में कैसे आया। मैंने आपको बताया ना ये सारी स्टोरीज क्या पैरेलल चल रहा है, मल्टीवर्स चल रहा है यहाँ पर, ये इवेंट बाय इवेंट नहीं हो रहा है। जैसे पैरेलली नाजी क्या है वो अपने जो कंट्री है उसमें क्रिमिनल कर रहा है, उसी टाइम पे जैसे देखो वर्ल्ड वॉर 2 1 जैसी खत्म हुई तो जैसे अपन ने देखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आई, ये सब हुआ, तो इसी के कहीं बीच में किसी कोने में हिटलर का राइज हो रहा होगा। इवेंट बाय इवेंट नहीं है, ये पैरेलल चल रहा है सब कुछ। दिस क्राइसिस इन इकोनॉमी पॉलिटी सोसाइटी फॉर्म द बैकग्राउंड टू राइज ऑफ हिटलर, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला। तो देखो अभी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आई थिंक सो। बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में वॉर हुआ तो सर मतलब भैया ये जर्मनी में क्या कर रहा है। तो देखो ऑस्ट्रिया है ना, ऑस्ट्रिया और जो जर्मनी है उसका कल्चर पूरा सेम है, सेम लैंग्वेज, सेम करेंसी, सब कुछ सेम है। तो वो जर्मनी ही था एक तरीके से। पहले जर्मनी एक बार जर्मनी ने ऑक्यूपाई भी करा है ऑस्ट्रिया, ठीक है। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट he enrolled for army, acted as a messenger in the front, become a corporal and earned medals for bravery। मतलब ये आर्मी में सर्व करने के लिए आया था एज अ कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल्स फॉर ब्रेवरी, मैसेंजर की तरह, ठीक है, कॉर्पोरल। द जर्मन रिफीटेड हॉरिफाइड हिम, मतलब उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि देश प्रेमी था ना भाई। एंड द वर्सेल्स ट्रीट मेड हिम फ्यूरियस। In 1990, he joined a small group called German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it as the National Socialist German Workers' Party, which came to be known as Nazi Party. पूरे इसको समझेंगे मेरे साथ, तो क्या सभी रेडी हैं। रीड तो कर लिया, अब रीड करने से क्या होता है, समझ में भी तो आना चाहिए। तो सबसे पहले वो, अब देखो ध्यान से समझना, अभी तक नहीं समझा तो कोई बात नहीं। मिलिट्री मतलब अभी तक मतलब जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना उससे ध्यान से सुना करो, ठीक है। मिलिट्री में आया था, उसके बाद क्या है, ये एक जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है और उसको टुक ओवर करता है, मतलब उस पर अपना राज पाता है और उसका नाम रख देता है द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे बाद में नाजी पार्टी बोला जाता है। अभी आप आगे देखोगे, मैं आपको अभी नहीं बताना चाहता, या बता दूं, एक सेकंड बता ही देता हूँ पूरा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आए। तो एज अ मिलिट्री आया था, ठीक है, मिलिट्री में सर्व करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, उसने पार्टी ज्वाइन करी, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, जिसे बाद में नाजी पार्टी बुलाया गया। जैसा कि आपने देखा ना नाजिज्म, तो नाजिज्म क्या है, नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को बोला गया है। लेट मी वेट, मतलब आपको वेट करना है, मेरे को क्या वेट करना है, ठीक है। फिर क्या है, उसने बवारिया एक जर्मनी में एक जगह है, एक एरिया है, एक टेरिटरी है, उसे कैप्चर करने का ट्राई करा, उस पर कब्जा पाने का ट्राई करा। वो धीरे धीरे देश पे कब्जा पाने का ट्राई कर रहा था, टुक ओवर करने का, ठीक है, बवारिया पे करा, बट वो उसमें फेल हो गया और उसे जेल हो गई।
फिर उसे देशद्रोही वगैरह बोला गया, एंटी नेशनल, देशद्रोही, कि खुद की पार्टी पे सवाल उठा रहा है, ऐसा सब कुछ बोला गया। हिटलर के साथ ये सब हुआ, बट फिर वो दोबारा आया ना, तो इनिशियली क्या है, नाजी पार्टी को सपोर्ट नहीं मिल रहा था। आई थिंक सो, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, अभी देख लेंगे। आई थिंक सो से कुछ 2.4% वोट मिले थे, ये मैंने 2.4 लिखना है इधर मेरे को, आई एम नॉट कन्फर्म। 2.4% वोट मिले थे, और ये काफ़ी ज़्यादा लो वोट्स हैं उस टाइम पर, ठीक है। तो अभी आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि ये डेमोक्रेसी से आ रहा है, मतलब वोट वगैरह तो डेमोक्रेसी में होता है ना, तो हाँ वो डेमोक्रेसी से आया, बट अभी आप देखोगे वो डिक्टेटर कैसे बना, वो भी आप देखोगे, ठीक है। वो आया डेमोक्रेसी से है, बट फिर कुछ उसने चीज़ करी, क्या चीज़ करी जिससे उसे 37% वोट मिले, हाईएस्ट वोट इन द जर्मन पार्लियामेंट रीस्टैग। इतने हाईएस्ट वोट क्यों मिल गए भाई? तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कभी आप उसकी स्पीचेस अभी इस वीडियो के बाद सर्च करना, इस वन शॉट के बाद सर्च करना, कि अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है जानने में, वैसे तो कोई बात नहीं, ये आपके पेपर में नहीं आएगा मतलब आएगा कि स्पीचेस उसकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, मतलब मेन पावर आपको दिखेगा भाई, जब वो बोलता था ना तो उसकी गले की नसें फट जाती थी, इतनी तेज बोलता था। आप कभी सर्च करना, हिटलर स्पीच काफ़ी फेमस है, ठीक है। उसकी वजह से वो 37, और आपको पता है डरे हुए का सहारा, जो डरा हुआ है ना उसका दिल जीतना, उसका भरोसा जीतना, दिल नहीं भरोसा, हर जगह दिल नहीं दिखाना होता भाई, भरोसा जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा हुआ है, वो ऑलरेडी डरा हुआ है, तो उसका भरोसा जीतना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप डरे हुए हो, आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैं ऐसे बोल दूँ कि कोई बात नहीं, 2 दिन में आप पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे, तो आप बोलोगे हाँ भाई, तो आप मेरे पे विश्वास कर लोगे ईजीली, ठीक है। क्या मतलब? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस वजह से वो पावर में आ गया। अभी आपको दिखाता हूँ, अब रीड करते हैं ना, अब पूरा समझ में आएगा। इस वन शॉट के बाद अगर आपके समझ में नहीं आया, जब बोलना, पूरा चैप्टर समझा दूंगा एकदम तगड़े तरीके से। ठीक है, ये वाली स्लाइड हो गई अपनी, देखो अब मैं रीड कर रहा हूँ बस। 1923, डेट्स थोड़ी बहुत याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। सीज कंट्रोल, मतलब कंट्रोल पाना, बवारिया पे कैप्चर करने का ट्राई करा। मार्च टू बर्लिन, बर्लिन उधर की कैपिटल सिटी है, जैसे इंडिया की दिल्ली है ना, वैसी बर्लिन है। एंड कैप्चर पावर, ही फेल्ड, वॉज अरेस्टेड, ट्राइड फॉर ट्रीजन एंड लेटर रिलीज। मतलब ट्रीजन मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा बोला, देशद्रोही वगैरह मैंने बताया था ना, उसे अरेस्ट कर लिया गया, वो फेल हुआ। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिज्म बिकम अ मास मूवमेंट, एज हैव वी सीन। मास का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेसेस शट डाउन, वर्कर्स लॉस देयर जॉब्स एंड मिडिल क्लास वर थ्रेटन एंड डेस्टिट्यूशन। इन सच अ सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा अभी पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा, स्टार्ट होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर, अभी के लिए से ऐड मान के चलो, स्टिल स्टार्ट होप्स ऑफ अ बेटर फ्यूचर। इन 1928 द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6%। देखो मैंने 2.4 बोला था, मैंने बोला था ना मैं कंफर्म नहीं हूँ, 2.6% था, ठीक है। वोट्स इन द रीस्टेग जर्मन, जर्मन पार्लियामेंट, मतलब इसे लिख लेना, रीस्टेग जर्मन पार्लियामेंट है, इंपॉर्टेंट है ये। बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट। मैंने भी 37% ही लिखवाया ना, हाँ 37% ही लिख लेना, ठीक है। इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी, मतलब 1928 में इतने कम वोट मिले और 1932 के अंदर इतने ज़्यादा। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो अभी मैंने आपको बता चुका है, फिर भी देख लेंगे अभी। हाँ मैंने आपको बता दिया है तो नाजी क्या है। अब देखो प्रोपेगेंडा, ये डेफिनेशन नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। A specific type of message directly aimed at influencing the opinion of people through the use of poster, film, speeches। मतलब एक मैसेज जो पीपल के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, थ्रू द यूज़ ऑफ पोस्टर, फिल्म, स्पीचेस। पोस्टर वगैरह सब में दिखाया जा रहा था कि ज्यूज़ वगैरह क्या है, सब बेकार है, नाजी सबसे अच्छा है। मतलब ये जो नाजी पार्टी का वो चलाया जा रहा था, फिल्म वगैरह पोस्टर वगैरह में सब दिखाया जा रहा था कि नाजी अच्छा है, नाजी अच्छा है, ऐसा। और मैंने ज्यूस गलत बोल दिया बीच में। हिटलर देखो, नाजी प्रोपेगेंडा,
हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, मैंने बता दिया था. हिज पैशन इज वर्ड्स मूव टू पीपल, मैंने बोला ना, वो जिस तरीके से बोलने का तरीका बहुत तगड़ा था उसका. ही प्रोमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, अब वो हुआ नहीं, वो अलग बात है. अंडो द इनजस्टिस ऑफ वर्सेल्स ट्रीटी, वर्सेल्स ट्रीटी है ना, उसका पूरा बदला लेगा वो, ऐसा बोला उसने. डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, ही प्रोमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु लुकिंग फॉर वर्क एंड सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, उसने बोला कि वो एम्प्लॉयमेंट देगा, मतलब काम देगा, लोगों को रोजगार देगा, और यूथ का फ्यूचर सिक्योर करके रखेगा. He promised to weed out all foreign influences and resist all foreign conspiracies. Conspiracies का मतलब होता है षड्यंत्र. तो जो फॉरेन का जो षड्यंत्र है वो सब कुछ बंद करके रख देगा, सबको कोने में खिसका खिसका के मारेगा, ऐसा करके. Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, उसने मैसिव रैलीज निकाली. क्यों? नाजी प्रोपेगेंडा, मैंने बोला ना, अपना खुद का प्रचार करने के लिए. टू डेमोन्स्ट्रेट द सपोर्ट फॉर हिटलर, मैंने बोला सपोर्ट बढ़ाने के लिए हिटलर के टुवर्ड्स. इंस्टिल सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल, लोगों को यूनिटी करने के लिए. द रेड बैनर्स विद स्वास्तिका, देखो नाजी का क्या है, फ्लैग कुछ ऐसा था, but I don't think so it is a swastika. I do not believe it's swastika. ठीक है. द नाजी सैल्यूट, अभी दिखाऊंगा नाजी सैल्यूट कैसा होता है, अभी आप देखोगे नाजी सैल्यूट कैसा होता है. जैसा ये एक इंसान है तो ऐसा कुछ नाजी सैल्यूट होता है, अभी आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा, अभी दिखाऊंगा. एंड द रिचुअलाइज राउंड्स ऑफ एप्लॉज आफ्टर द स्पीचेस वर ऑल पार्ट ऑफ द स्पेक्टिकल ऑफ पावर. अब देखो, अब आपको दिखेगा इसमें फ्लैग, नाजी फ्लैग, ये रहा, ऐसा था नाजी फ्लैग. तो इसे स्वास्तिका बोलते हैं, बट आई डू नॉट बिलीव इट्स स्वास्तिका. ठीक है, मेरे सर ने मेरे को बताया ऐसा. ये है नाजी सैल्यूट, मतलब ऐसे हाथ सामने करना, जैसे अपना ये इस तरीके का होता है नाजी सैल्यूट, जैसे ये लोग दे रहे हैं ना नाजी सैल्यूट, इस तरीके का होता है. हाँ, तो नाजी क्या है, हिटलर को मसीहा बुलाती थी. मसीहा आपने सुना होगा हिंदी में, सेवियर को मसीहा बोलते हैं. हु हैड अराइव टू डिलीवर द पीपल फ्रॉम द डिस्ट्रेस, मतलब हिटलर भाई साहब इतना तगड़ा इंसान बन चुका था ना 1932 1933 तक, तो क्या बताऊं. इट इज़ एन इमेज दैट कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल whose sense of dignity and pride had been shattered, who were living in a time of acute economic and political crisis. उसने इतनी तगड़ी स्पीचेस दी, बोला कि मैं निकालूंगा सबको बाहर. अब देखो, अब आपको समझ में आता है, अब इसने अपना राइज कैसे बढ़ाया. तो अब हिटलर ने क्या सोचा, अब देखो, अब आपको आपका वो वाला डाउट क्लियर करता हूँ. मैंने बोला ना सारे डाउट क्लियर करूँगा. क्या आपको लग रहा होगा कि हिटलर तो डिक्टेटर था, बट ये डेमोक्रेसी से कैसे आया. मतलब वो जिस रास्ते से आया ना, वो उस रास्ते को खोदता हुआ आया, जिससे कोई और उसी की तरह उस रास्ते से ना आ जाए. मतलब जिस तरीके से वो पावर में आया है, कोई और भी उसी की तरह पावर में नहीं आ जाए, इसीलिए उस रास्ते को ही खत्म करता हुआ है. मतलब उसने डेमोक्रेसी खत्म करता हुआ आया था वो. अभी देखते हैं. ऑन 13 जनवरी 1933, जो प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग थे, प्रेसिडेंट का नाम है हिंडनबर्ग, ठीक है. चांसलरशिप, द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स. तो चांसलरशिप के जैसे इंडिया में पीएम होता है ना, प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसे उसी तरह जर्मनी में चांसलरशिप बोलते हैं उसे. कैबिनेट मिनिस्टर्स में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो हिटलर को दे दी. अब मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन जर्मन पार्लियामेंट. तो अब क्या है मिस्टीरियस फायर, मैंने आपको बताया ना उस टाइम पर रूल बाय डिक्री चलता था. तो उसने क्या सबसे पहले फायर करवाया जर्मन की एक पार्लियामेंट बिल्डिंग में, ठीक है, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, फेबररी में. जिससे क्या वो फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी, ये डेट याद रखना, 28 फरवरी 1933, उसने सारे सिविक राइट्स सस्पेंड कर दिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच कर दी ख़त्म. प्रेस एंड असेंबली,
दैट हैड बीन गारंटेड बाय वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन रखता था, वो उसने सबको सस्पेंड कर दिया। और देन ही टर्न्ड ऑन हिज आर्क एनिमीज देन ही टर्न्ड आउट ऑन हिज आर्क एनिमीज द कम्युनिस्ट। सबसे पहले तो उसने फिर कम्युनिस्ट को दबा, फिर उसने कम्युनिस्ट की बैंड बजाना शुरू कर दी। भाई साहब मजा ही आ गया गुरु। Them were horrified, packed off to the newly established concentration camps का एक जगह थी जहाँ पर लोगों को जाके मार दिया जाता था। Out of the surviving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communist alone. They were, however, only one among the 52 types of victim prosecuted द नाजी अक्रॉस द कंट्री। प्रोसिक्यूटेड मतलब इकट्ठा करना। तो उन्होंने क्या है, कम्युनिस्ट वगैरह को कंसंट्रेशन कैंप्स में डालना शुरू करा। उन्होंने बहुत सारे लोग डाले, जिनमें से 1440 1440 तो सिर्फ कम्युनिस्ट थे। अभी देखो, अभी ये यूनाइटेड यूएन से भी निकलेगा और फिर बैंड बजाएगा सबकी। इनेबलिंग एक्ट, तो देखो व्हाट वाज इनेबलिंग एक्ट करके क्वेश्चन आएगा। ऑन 3 मार्च 1933 फेमस इनेबलिंग एक्ट, मैंने बोला ना फेमस इनेबलिंग एक्ट वॉज पास। डिक्टेटरशिप, इसने क्या है, अब देखो क्वेश्चन आएगा हाउ द डिक्टेटरशिप इज स्टेबलाइज्ड इन जर्मनी। तो वो क्या है, वो इनेबलिंग एक्ट के चलते, इनेबलिंग एक्ट ने क्या है, डिक्टेटरशिप अलाउ कर दी जर्मनी में, मतलब इम्पोज कर दी। ठीक है, इट गेव हिटलर्स ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय डिक्री। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर द नाजी पार्टीज। सारी पार्टीज को बैन कर दिया, नाजी पार्टी को छोड़कर। स्टेट स्टेबलाइज, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, सब में उसने जुडिशियरी सबसे पावरफुल होना चाहिए, उस पर भी उसने कंट्रोल ले लिया। पुलिस फोर्स, अब उसने क्या, पुलिस फोर्स जैसे कि डीमिलिटराइज कर दिया था, अब वो डिक्टेटर बन गया तो उसने सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, तो उसने अपनी मिलिट्री फॉर्म करना शुरू कर दी। अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी एक्सिस्टिंग रेगुलर पुलिस, जो उसकी रेगुलर पुलिस थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, उसके अलावा उसने ऐसे स्टॉर्म ट्रूपर्स फॉर्म करे। ठीक है, जैसे गेस्टेपो, सीक्रेट पुलिस थी ये, जो मतलब सीक्रेट पुलिस मतलब कोई भी अगर उन्हें लगेगा ना कि ये देश पर कुछ भी हार्मफुल कर सकता है, मतलब ये उन्हें कोई भी विक्टिम लगेगा वो उस पर सीधा गोली मार देंगे भाई साहब। ठीक है, एसएस, प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, क्रिमिनल पुलिस, सिक्योरिटी सर्विस, एसडी, ये सारी उसने नई नई आर्मी फॉर्म करना शुरू करी, क्योंकि उसका एम था यूरोप पर कॉन्कर करना। मतलब उसे उसका एम था, जिन्होंने भी जर्मनी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा मारा है उनकी तो बैंड बजा के रख देंगे भाई साहब। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, सेंट टू द कंसंट्रेशन कैंप, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर्स। मैंने बोला ना कहीं पर भी मार देते थे। द पुलिस फोर्सेज एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इन इम्प्यूनिटी। कंसंट्रेशन कैंप क्या है? सो अ कैम्प वेयर पीपल वर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसमें कोई लॉ नहीं था, इसमें सीधा जाके ले जाते थे, किसी सबको पता था, मतलब टिपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड, मतलब इसमें जाके डाल दिया जाता था और वो इलेक्ट्रिक वायर से बंद कर दिया जाता, जिससे कोई बाहर निकलने का ट्राई करे तो वो इलेक्ट्रिक वायर्स पे चिपक के मर जाए, ऐसा रखा हुआ था कि उससे निकलना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल हो चुका था। तो अब देखो हिटलर ने पावर में आ गया, बट जो देश है वो तो अभी भी क्राइसिस में ही चल रहा है ना, देश में तो अभी भी गरीबी है इकोनॉमिक। तो उसने क्या, एक इकोनॉमिस्ट था हल्मर साच, नाम याद रखना भाई साहब, भूल मत जाना यार। असाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी द इकोनॉमिस्ट हल्मर साच, मैंने बोला ना। उसका क्या एम था कि फुल प्रोडक्शन फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब पूरी प्रोडक्शन पूरी एम्प्लॉयमेंट, मतलब ब्रिज बनवाओ, ब्रिज उन्हें एम्प्लॉयमेंट दो, तो ब्रिज से क्या होगा, ब्रिज से क्या है ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो कंट्री को फायदा होगा, मतलब उसने ऐसा करा। ठीक है, जैसे ब्रिज बनवाया तो उसमें क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ब्रिज बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए होंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, प्लस जो कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह करनी होगी वो ईजी हो जाएगी, ऐसे टाइप की चीज़ें करी। उस टाइम पे क्या है, देखो जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार वॉक्स वैगन, पीपल्स कार बोला जाता था द वॉक्स वैगन को। ये है हल्मर साच। तो अगर आपके में ऐसे आ जाए कि मतलब एमसीक्यू में आ जाएगा, हाँ एमसीक्यू में आएगा ऐसा क्वेश्चन कि
हु मतलब ऐसे पिक्चर दे देंगे, फिर पूछेंगे कौन है, तो आपको ये पिक्चर याद रखनी है, हल्मर साच है ये, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी ही पुल्ड आउट ऑफ लीग ऑफ नेशन। हाँ देखो, मैंने बोला ना कि जो लीग ऑफ नेशन था उसके उसने वो क्या था, उसका मेजर था कि वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो। वर्ल्ड वॉर 1 तो हो चुका है, पर वर्ल्ड वॉर 2 को रोकने से उसके लिए लीग ऑफ नेशन फॉर्म किया गया था। तो सबसे पहले तो वो उसमें से निकला हिटलर, कि भाई साहब मैं तो मारूंगा, बैंड बजाऊंगा सबकी, क्योंकि उसका एम तो यही था ना, ठीक है। लीग ऑफ नेशन से 1933 में वो निकला, और जो राइनलैंड था, रिसोर्स रिच राइनलैंड था, उसे 1936 में उसने दोबारा से रीऑक्यूपाई करा। उसने ऑस्ट्रिया को अपना बनाया, क्योंकि मैंने बोला ना सब कुछ सेम था, जर्मनी जैसा ही सब कुछ था उसमें। अंडर द स्लोगन वन, देखो, वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर, मतलब एक ही पीपल है, एक ही एम्पायर है, तो एक ही लीडर होना चाहिए ना। ही देन वेंट टू द रेस्ट जर्मन स्पीकिंग सुडेंटलैंड और फ्रॉम चिकोस्लोवेकिया, ठीक है, चिकोस्लोवेकिया से उसने सुडेंटलैंड को ऑक्यूपाई करा। मतलब क्या है, हिटलर ने क्या बोला, इकोनॉमिस्ट। अब मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, जैसे देखो इस वाले पेज पर जाते हैं, तो ये जो इकोनॉमिस्ट था ना, इस हिटलर ने क्या गोला बारूद बनाना शुरू कर दिया, गन्स वगैरह, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। बट इसने सजेस्ट करा कि अपने पास अभी इतना पैसा नहीं है, तो इस सब को अभी थोड़ा बंद कर दो, थोड़ा पैसा कमाने पर फोकस करो। तो हिटलर ने क्या इसे हटा दिया, इसे निकाल दिया, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी, ठीक है। उसने इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दी, और उसने क्या है, बट फिर रिसोर्सेज नहीं है ना, तो हिटलर ने क्या है टेरिटरी अपनाना शुरू करा, मतलब टेरिटरी हड़पना शुरू करा, और वहाँ के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो हिटलर ले लेगा, तो रिसोर्सेज भी हो जाएगी और टेरिटरी भी बढ़ जाएगी। तो टेरिटरी बढ़ा रहा था अपनी रिसोर्सेज के साथ साथ, जिससे रिसोर्सेज भी होंगे, रिसोर्सेज वो ले ले, मतलब टेरिटरी अगर वो हड़प लेगा तो उस टेरिटरी, उस एरिया का सारे रिसोर्सेज उसके पास आ जाएंगे। वो इस फिलॉसफी को यूज़ कर रहा था, जो कि बिल्कुल गलत थी। देखो, साच ने, जो हल्मर साच था, उसने हिटलर को एडवाइस करा कि ह्यूजली इन्वेस्ट मत करो उसमें, क्योंकि स्टेट अभी भी फाइनेंस ज़्यादा अच्छे नहीं है। तो साच को उसने निकाल दिया, साच है टू लीव। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, और देखो यहीं से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगा, वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसने पोलैंड पे हमला करा। तो अभी तक क्या है, जो इंग्लैंड था उसे यूएस, जो जर्मनी है उसे साइलेंट सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि अगर वो उसे कुछ कह नहीं रहा है ना, तो मतलब उसे वो सपोर्ट कर रहा है। जैसे देखो, अगर आपके सामने कोई गलत काम कर रहा है, और अगर आप उससे कह नहीं रहे हो कुछ, तो मतलब आप उसे सपोर्ट कर रहे हो। उसे इसीलिए कुछ नहीं कह रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्श थी उसके लिए, हिटलर के लिए और जर्मनी के लिए। देखो, वॉर विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, बट इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस रुक नहीं सके, क्योंकि उन्हें भी लगा कि अब तो ये अपनी भी बैंड बजाएगा भाई। बट हिटलर ने क्या है, वो भी अपनी तरफ कंट्रीज लेगा ना कुछ, जिससे अगर वर्ल्ड वॉर हो तो फिर वो जीत सके। तो एक ट्रिपार्टाइट एक्ट साइन हुआ जर्मनी, इटली और जापान में, स्ट्रेंथनिंग हिटलर क्लेम्स टू इंटरनेशनल पावर। मतलब इन तीनों के बीच में ऐसा रिलेशन हुआ कि हमारी लड़ाई हो, तुम्हारी लड़ाई होगी तो हम तुम्हें सपोर्ट करने आ जाएंगे, ऐसा कुछ। पपेट रिजम सपोर्ट ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप बाय द एंड ऑफ 1940। हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ इट्स पावर। पिनेकल मतलब मसीहा भाई साहब, मतलब इसका पीक, हाँ पीक, प्राइम बोलते हैं ना अपन, प्राइम। तो द प्राइम ऑफ हिटलर इस टाइम पे चल रहा था उस भाई 1940 में। तो बिल्कुल हिटलर ऐसा था ना कि कोई भी आए उठा उठा के मारेगा, उठा उठा के। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म ऑफ एमिंग कॉन्कर ईस्टर्न यूरोप। उसका लॉन्ग टर्म एम क्या था, उसे ईस्टर्न यूरोप, इस साइड पर जहाँ पर नेपोलियन गया था उस टाइम, उस जगह पर उससे क्या है, राजा बनना था भाई साहब, ऐसा ही होता है ना, किंग, हाँ राजा बनना था। सो ही अटैक्ड सोवियत यूनियन इन जून 1941। सोवियत यूनियन का क्या है, ऐसा था कि जर्मनी का और सोवियत यूनियन का, कि उन्हें लड़ना नहीं है, अगर वर्ल्ड वॉर वगैरह हो तो उन्हें एक दूसरे से नहीं लड़ना। बट क्या है, इसे हिस्टोरिक ब्लंडर, देखो अब क्या है, मैं आपसे अब आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिससे आपको ये पता चले कि ये ब्लंडर दोबारा नहीं हो,
मतलब कोई और कंट्री ऐसा कुछ ना करे, इसीलिए आपको ये पढ़ना चाहिए कि वो फ्रांस और इंग्लैंड से तो लड़ ही रहा है, फ्रांस एंड इंग्लैंड से तो वो लड़ ही रहा है, उन्हें वो बिल्कुल बुरी तरह घसीट घसीट के मार रहा है भाई साहब, पानी पिला दे रहा है उन्हें, तो बिल्कुल इतना बुरा मार रहा है। बट उसने अभी तक इन दोनों को हराया नहीं है, बट हराने की मतलब चांसेस पूरे पूरे थे कि वो इन्हें हरा देगा, बट उसने इन्हें बिना हराए, अभी उसने इन्हें हराया नहीं है, इतने में ही उसने क्या है, उसके अंदर लालच आ गया और उसने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया। और उन्होंने क्या है, सोवियत यूनियन वाले क्या अंदर आने देते हैं, फिर चारों साइड से उसे घेर लिया जर्मन को, फिर जर्मनी दोबारा भागा, तो उनमें से सारे सोल्जर मार दिए, तो दोबारा भागे, उसके पीछे दोबारा दौड़ गई सोवियत यूनियन, और जो बर्लिन था उस पर अपना रेड फ्लैग लहरा दिया। देखो हिस्टोरिक ब्लेंडर, दिस इज द बिगेस्ट हिस्टोरिक ब्लंडर। हिटलर एक्सपोज जर्मन वेस्टर्न फ्रंट टू ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग एंड द ईस्टर्न फ्रंट टू सोवियत आर्मीज। The Soviet Red Army inflicted a crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad। ये वही है जो वही लिखा है जो मैंने आपको बताया है। Meanwhile, the USA had resisted involvement in war। तो अब देखो, वॉर वॉर किसके लिए लड़ी जाती है? पीस के लिए। पीस का मतलब होता है शांति के लिए। तो अब देखो एक लाइन बोल रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा डीप लाइन है कि वॉर इज़ फॉट टू ब्रिंग पीस बट इट नेवर ब्रिंग्स पीस। वॉर शांति के लिए, सुख शांति के लिए लड़ी जाती है, बट वॉर से सुख शांति थोड़ी आता है, उससे तो डिस्ट्रक्शन आता है इकोनॉमिक में, इकोनॉमिकली रिसोर्सेज खत्म होते हैं, साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो यूएसए क्या है, इनिशियली नहीं आना चाह रहा था क्योंकि उसे पता है कि वॉर की वजह से उसके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि उसके रिसोर्सेज खत्म होंगे, वो नहीं जाना चाह रहा था, बट वो बिल्कुल एंड में आया। ठीक है, अभी आप समझो उस टाइम पे क्या न्यूक्लियर वेपन वगैरह बन चुके थे, ठीक है, उस टाइम तक जापान वॉज एक्सपेंडिंग इट्स पावर। वो सोच रहा था कि हिटलर उसके सपोर्ट में है, इटली भी, तो उसने क्या है, वॉर का जो जो यूएसए था उसके उस पर हमला कर दिया। उस अभी देखता हूँ, हाँ, यूएस बेस एट पीरल हार्बर, हाँ, यूएस के नेवल बेस पे हमला करा था। अभी आप देखो, इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना, वॉज प्लानिंग अटैक ऑन यूएस नेवल बेस इन द, देखो यूएस नेवल बेस इन द पैसिफिक व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट्स टू हिटलर। मैंने बोला ना हिटलर का सपोर्ट आया तो उसने बम कर दिया यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। यूएस एंटर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यूएस क्या है, पहले शांत था, फिर उसे भाई साहब ईगो हट हो गया यूएस का, यूएसए का ईगो हट हो गया और वो आ गया वॉर में। उसने बोला तुम्हारी ऐसे थी, मैं तुमसे बोल नहीं रहा हूँ, काय को चैट रहे हो मेरे से। उसने जैसे ही हमला करा, द वॉर एंडेड इन मे 1945, हिटलर डिफीट, यूएस ड्रॉपिंग ऑफ एटम बम्स ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में इतना बुरा हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी मैप से ही हट गए, मैप से ही हट गए इतनी बुरी तरह। और इसके बाद उन्होंने सोचा कि इसे ख़त्म कर देते, वरना फिर पूरा वर्ल्ड ख़त्म हो जाएगा भाई, अगर ये लड़ाई इसी तरह चलती तो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी नाउ रिटर्न टू हेलमत एंड हिज फादर स्टोरी। मैंने बोला ना फ्लैशबैक में चलते हैं, तो ये वही फ्लैशबैक था। अगर आप स्टार्टिंग से अभी तक देख रहे हो तो आपके समझ में आ गया होगा अब क्या है। तो अब क्या, हिटलर ने ऐसे मार लिया, हिटलर ने भी सुसाइड कमिट कर लिया। नाजी वर्ल्ड व्यू। अब देखो वॉर चल रही है, पैरेलली कंट्री में क्या चल रहा है, कंट्री का क्या हाल है, वो सब अपन पढ़ेंगे। अभी तक आपको हिटलर काफ़ी अच्छा इंसान लग रहा होगा, बट अब आपको पता चलेगा कि हिटलर कैसा था। नाजी आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू दिस देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल बट ओनली अ रेशियल हिरार्की। रेशियल हिरार्की मतलब रेस जानते हो, रेस सिविक्स में पढ़ा है, रेस सेकंड चैप्टर पढ़ा है ना, सिविक्स का सेकंड चैप्टर है नाइन्थ का, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, सेकंड चैप्टर है, उसमें रेस पढ़ोगे आप, ठीक है। रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल नस्ल के तौर पे बांटना, रैंक हिरार्की मतलब ऐसे रैंक 1 पे ये, रैंक 2 पे ये, रैंक 3 पे ये। इन द व्यू ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड हेयर्स, ब्लॉन्ड मतलब वो भूरे बाल, ब्लू आइज नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वर एट द टॉप, मतलब रैंक 1 पर वो थे। वाइल ज्यूज वर लोकेटेड एट द लोएस्ट रंग, सबसे लो पर वो थे।
दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस, द आर्च एनिमीज ऑफ आर्यंस। उन्हें इतना बुरा बोला, अभी आपको समझ में आएगा ज्यूस के साथ कितना ज़्यादा बुरा हुआ था। जो आर्यंस थे उन्हें भी लगने लगा था कि ज्यूस बेकार है, और ज्यूस को खुद को लगने लगा था कि क्या हम सच में इतने बेकार है। ऑल अदर कलर्ड पीपल, रंग बिरंगे पीपल नहीं होता कलर्ड पीपल का मतलब, ठीक है। सबसे पहली बात ये बता देता हूँ, मतलब जो अफ्रीकन्स थे, इंडियंस थे, इन सबको कहीं बिटवीन में, ठीक है, बेस्ड अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स, मतलब उनकी बॉडी कैसी है, एक्सटर्नल फीचर्स के तौर पे उन्हें बांटा गया था। तो देखो, हिटलर्स रेसिज्म बोरोड फ्रॉम थिंकर्स लाइक चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। तो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर कौन है? ये दोनों क्या है? नेचुरल थिंकर्स हैं। इसने खुद के आइडिया को खुद ही सपोर्ट कर लिया, उन्होंने ऐसा कुछ बोला भी नहीं था, उसने खुद को ऐसा सपोर्ट कर लिया कि हाँ इन्होंने ऐसा बोला है, इन मतलब उसने उनका आइडिया यूज़ करा खुद को जस्टिफाई करने के लिए, खुद के आइडिया को जस्टिफाई करने के लिए। देखो, नेचुरल साइंटिस्ट tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. Herbert Spencer later added the idea of survival of the fittest. देखो, एवोल्यूशन मतलब जैसे पहले मछली थी, फिर वो बंदर बनी, फिर अपन बने, तो मतलब ऐसा क्या है, ये एवोल्यूशन होता है। और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। तो इसने क्या, हिटलर ने क्या बोला कि सबसे फिट क्या है, अपने नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, तो वही सर्वाइव करेंगे, बाकी सबको तो मार दो, ऐसा। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो अब आते हैं एक न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक नहीं है, वही है जो अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो, जर्मन आर्यंस, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये खैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। जिप्सीज में भी क्या दो सब थे, जैसे देखो सिम्ती रोमा, ये आपकी एनसीईआरटी में है। जियूस, सब ह्यूमंस, सबसे नीचे जियूस को माना जाता था, उसके समवेयर थोड़ा सा ऊपर ही जिप्सीज थे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स हुए। हाँ, अब देखो, इसे देखो, ये क्या है भाई। हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया ओनली those species survived on earth that could adapt themselves to changing climatic conditions। मतलब हिटलर का बता रहा हूँ, जो नेचुरल थिंकर्स थे उनके, उसने उससे क्या आइडिया ऐसा चुरा लिया। वी शुड बियर इन माइंड दैट डार्विन नेवर एडवोकेटेड ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब वो ह्यूमन इंटरवेंशन की बात करते ही नहीं है नेचुरल थिंकर्स, in what he thought was a purely natural process of selection. However, his ideas were used by racist thinkers. मैंने बोला ना, racist thinkers like Hitler। अब आपको पता चलेगा हिटलर का असली असली रूप। Politicians to justify imperial rule over conquered people. The Nazi argument was simple. The strongest race would survive the and the weak ones would perish. Perish मतलब खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाना। द आर्यन रेस वॉज द फिटेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी। प्योरिटी मतलब उन्हें क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करनी, मतलब किसी और रेस के इंसान से शादी नहीं करनी, ठीक है। बिकम स्ट्रोंगर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, उनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेस यही थी, आर्यन रेस। लेविन्सरम, नया आइडिया हिटलर का। ठीक है। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट वॉज लेविन्सरम। मतलब दो थे, एक तो जियोपॉलिटिकल आइडिया ये रहा, एक वो दूसरा वाला था लेविन्सरम और लिविंग स्पेस। मतलब लिविंग स्पेस को बढ़ाओ, टेरिटरी हड़पो भाई। ही बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज हैड टू बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट। मैंने बोला ना, न्यू टेरिटरीज हड़पो, टेरिटरीज का मतलब एरिया समझो, ठीक है, एरिया हड़पो। मैं जब भी टेरिटरीज बोलूँ इसका मतलब है एरिया, लैंड। दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ मदर कंट्री, मदर कंट्री को बढ़ाएगा ये। इट वुड इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज। मैंने बोला ना, टेरिटरीज आती है तो उसके रिसोर्सेज भी अपने पास आ जाएंगे। इन द पावर ऑफ द जर्मन नेशन, हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटेंड जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स। वो ईस्टवर्ड्स मतलब ईस्ट मतलब ये तो पता है ना भाई, ये भी नहीं पता।
ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, इस साइड को ईस्ट होता है एंड इस साइड को वेस्ट होता है, ठीक है। ऑल जर्मन जोग्राफिकली इन वन प्लेस, पोलैंड बिकम द लेबोरेटरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब पोलैंड को इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया गया। अभी पोलैंड का पूरा बताऊंगा। पोलैंड इनने हड़पा तो उसमें क्या हुआ था देखो। स्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट, हाँ न्यू टॉपिक, establishment of the racial state. Once in power, Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusive racial community. मतलब उन्हें रेस, प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करने के लिए उन्होंने एग्रेशन बढ़ाया कि ज्यूज तो सब बेकार हैं, ये सब तो फालतू चीज़ें हैं, ज्यूज वगैरह तो ये क्या है, ये ज्यूज वगैरह क्या है, बस पैसा पैसा करते हैं, कुछ नहीं है इनमें। उन्हें कभी ऐसा मतलब ज्यूज को खुद को लगने लगा था कि वो बेकार हैं। ऑल दोज हु वर सीन एज अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब वो ज्यूज ही अनडिजायरेबल है इन द एक्सटेंडेड एम्पायर। नाजीज वांटेड ओनली अ सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस। मैंने बोला ना, वो सिर्फ इनको चाहते थे अपनी कंट्री में, बाकी जो फिजिकली डिसेबल है उन सबको हटा दो। दे वर कंसिडर एज डिजायरेबल, मैंने बोला ना इन्हीं को डिजायरेबल बोलते थे। ऑल अदर वॉज क्लासिफाइड एज अनडिजायरेबल। दिस मीन दैट इवन दोज Germans who were seen as impure or abnormal had no right to exist under the euthanasia program. अब देखो ये कभी भी है ना ऐसे नहीं बोलते थे कि मास किलिंग होती है ना, तो उसमें ये ऐसे नहीं बोलते थे कि किल ज्यूज, वो कभी ये वर्ड यूज ही नहीं करते थे, इसी को प्रोपेगेंडा बोलते हैं। अभी देखो, हेल्मस फादर अलॉन्ग विद अदर नाजी ऑफिशियल हैड कंडेम्ड टू डेथ मैनी जर्मन्स हु वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट। तो यूथेनेशिया प्रोग्राम में क्या है, ये जो मेंटली और फिजिकली अनफिट होते थे ना, उन्हें ऐसा बोलते थे क्या मैंने इच्छा मृत्यु दे रहे हैं, ठीक है, इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, भाई वो नहीं चाह रहा मरना, तुम जानबूझ के मार रहे हो उसे, ऐसा है ये बोलकर। तो उन्हें भी लगता था हाँ भाई सही है, इच्छा मृत्यु मिल रही है, मतलब वो शब्द हमेशा अच्छे यूज करते थे। Jews were not only one community which was classified as undesirable. Many gypsies और blacks मतलब जो अफ्रीकन्स थे, living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the super Aryan race. मतलब उन्हें है ना हिटलर क्या ऐसा दबाव डालता था कि तुम्हें प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करके रखनी है, ठीक है, किसी दूसरे से शादी नहीं करनी। इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड, पोल्स मतलब पोलैंड वाले, पोलैंड वाले आ गए ओए कंसिडर सब ह्यूमन, सब ह्यूमन मैंने बताया ना अभी, वो उस वाले वो जो स्लाइड थी जिसमें ऐसे ऐसा ट्राइंगल बना था, जिसमें स्टेट जो रेस थी वो ऐसे रैंक थी, उसमें जीव्स को सब ह्यूमन बोलते थे वैसा। एंड अनडिजायरेबल ऑफ ह्यूमैनिटी, व्हेन जर्मन ऑक्यूपाइड पोलैंड, पार्ट्स ऑफ रशिया कैप्चर्ड सिविलियंस वर फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव, ठीक है। मैनी ऑफ देम डाइड सिंपली थ्रू हार्डवर्क एंड स्टार्वेशन, स्टार्वेशन मतलब भुखमरी से मर गए, ठीक है, क्योंकि उन्हें खाना वाना नहीं देते थे। अब देखो नाजी, तो अब देखो नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज एंड अ प्रोसिक्यूटर इन द ट्रेडिशन क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स ज्यूज, दे हैड बीन स्टीरियोटाइप्ड एज किलर्स ऑफ क्राइस्ट एंड यूजर्स। तो अब देखो जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे उसमें उनके टुवर्ड्स हेटरेड पैदा करने के लिए वो ऐसा बोलते थे, जो जीसस क्राइस्ट थे ना, उन्हीं ने ज्यूस को मारा है, उन्हीं ने ये सब करा है, ज्यूस बेकार हैं, पैसा चाहते हैं, बस पैसे के पीछे मरते हैं ये सब। उन्हें सेपरेटली मार्क्ड एरियाज, घेटोस क्या है, एक सेपरेटली मार्क्ड एरिया से जहाँ पर उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जहाँ पर रिसोर्सेज नहीं होते थे, बहुत कम। घेटोस मतलब जो पोलैंड वाले थे उन्हें भी हिटलर हेट्रेड ऑफ ज्यूज वॉज बेस्ड ऑन pseudo scientific theories of race which held that conversion was no solution to the Jewish problem। मतलब ज्यूश प्रॉब्लम बोला जाता था उसे, ठीक है, तो उसका कन्वर्जन कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, उन्हें अगर कन्वर्ट भी करा दे तो इट कुड बी सॉल्व ओनली थ्रू टोटल एलिमिनेशन। मैं बोल तो रहा हूँ कि कभी ऐसे मारने के वर्ड यूज नहीं करे, मतलब उसे ऐसे नहीं बोलते थे कि किलिंग द ज्यूश प्रॉब्लम ऐसे यूज करते थे वो वर्ड, ठीक है। फ्रॉम 1933 to 1938 नाजीज टेररिस्ट, अरे एक सेकेंड,
ये रेड पेन से एक तो दिख नहीं रहा उधर प्रॉपरली क्या लिखा है। हाँ हाँ, द नाजीज टेरराइज्ड, पॉपराइज्ड एंड सेग्रीगेटेड, 1 सेकेंड, सेग्रीगेटेड मतलब एक जगह बंद कर देना, एंड इकट्ठा, हाँ सेग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। हाँ, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, मतलब बहुत सारे ज्यूस तो क्या है कंट्री छोड़ के चले गए कि हमें मार देंगे ऐसे ही करके, ठीक है। द नेक्स्ट फेज 39 ये वर्ल्ड वॉर वाला फेज है। एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरियाज, एक्चुअली किलिंग देम इन गैस चैम्बर्स। गैस चैम्बर्स मतलब जैसे देखो, एक क्या बाथरूम टाइप का होता था, उसमें शावर्स होते थे, उसमें से पानी, मतलब उन्हें लगता था कि इसमें से पानी निकलेगा, बट उसमें से हार्मफुल गैसेस निकाल के उन्हें मार दिया जाता था, ठीक है, पोलैंड में। द रेशियल यूटोपिया, अब देखो, गेनोसाइड एंड बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, गेनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, मतलब एक साइड पर गेनोसाइडल चल रहा है, एक साइड पर वॉर चल रहा है, मतलब पैरेलली हो रहा है दोनों चीज़ें, ठीक है। ऑक्यूपाइड पोलैंड वॉज डिवाइडेड अप मच ऑफ, मतलब उन्हीं को छुड़ा के उन्हीं को पोलैंड वालों को ही भेज दिया, चलो निकलो यहाँ से, हट तुम्हारी। एनेक्स टू जर्मनी, पोल्स वर फोर्स टू लीव देयर होम, मैंने बोला ना पोल्स को ही भगाना शुरू कर दिया। पोल्स क्या है, वही जो पोलैंड में रहते हैं उन्हें पोल्स बोलते हैं, जैसे जर्मन्स, जैसे जर्मनी में रहने वाले को जर्मन्स बोलते हैं। पोल्स वर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड जर्नल गवर्नमेंट, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजायरेबल ऑफ द एम्पायर, जनरल गवर्नमेंट में ले जाया जाता था उन्हें, ठीक है। मेंबर्स ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसिया were murdered in large numbers in order to keep them entire people intellectually and spiritually servile, ठीक है। पॉलिश चिल्ड्रन, हाँ, अब देखो क्या है, कुछ स्पेशलिस्ट रखे जाते थे पॉलिश चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने के लिए, हु लुक लाइक आर्यंस एंड वर फोर्सेबली स्नैच, स्नैच मतलब छीनना, उनके पेरेंट्स से ही उनके बच्चे को छीन लेते थे। फिर रेस एक्सपर्ट्स, मैंने बोला ना रेस एक्सपर्ट से उन्हें चेक करवाते थे, अगर वो सच में जर्मन आर्यंस हुए, मतलब नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, तो अगर उन्होंने रेस का टेस्ट पास करा तो उन्हें जर्मन फैमिलीज को पकड़ा दिया जाता था कि इन्हें पालो, ठीक है। दे वर डिपॉजिटेड इन ऑर्फेनेजेस वेयर मोस्ट पेरिस, मतलब उन्हें ऑर्फेनेजेस ऐसे जगह पर डाल दिया जाता था जहाँ उन्हें खाना वाना नहीं दिया जाता था, जो पास नहीं करते थे, ठीक है, टेस्ट को, और वो वहाँ पर मर जाते थे, क्योंकि खाना वाना नहीं मिलेगा, नाजुक सी जान को तुम खाना नहीं दोगे तो वो मरेगा ही भाई। With some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. हाँ हाँ, with some of the largest ghettos and gas chambers, the general government also served as the killing fields for the Jews. मतलब गेटोज गैस चैम्बर बहुत सारी जगह बनाई गई थी जिसमें क्या है, ज्यूस को मार दिया जाता था, ज्यूस की मास किलिंग होती थी, ठीक है। अब यूथ पढ़ेंगे अपन, यूथ को कैसे ट्रेन किया जा रहा था, क्या सारी, अब क्या उनकी सारी बुक्स वगैरह री रिटर्न करी, सपोर्ट, मतलब आगे चल के हिटलर को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ट्रेन किया जा रहा था। यूथ इन नाजी जर्मनी, हिटलर वॉज फेनेटिकली इंटरेस्टेड इन यूथ ऑफ द कंट्री, मैं बोला ना यूथ के लिए वो इंटरेस्टेड था, क्योंकि यूथ ही उसे आगे चल के बढ़ावा देंगे। ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी स्टेबलाइज ओनली बाय टीचिंग चिल्ड्रन नाजी आइडियोलॉजी, मैंने बोला ना नाजी आइडियोलॉजी, नाजीदम पढ़ाते थे उन्हें। क्लीन एंड प्योरीफाइड, क्लीन एंड प्योरीफाइड का मतलब ये नहीं है कि, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना ये शब्द सुनने में, कि क्लीन एंड प्योरीफाइड, कि सारे स्कूल्स क्या है क्लीन कर दिए थे, सैनिटाइज वगैरह कर दिए थे, इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई, इसका मतलब है ज्यूज वगैरह को, जिप्सीज वगैरह को निकाल दिया था उसका मतलब है क्लीन एंड प्योरीफाइड, ठीक है। दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज एंड सीन एज पॉलिटिकली अनरिलायबल वर डिसमिस, मैंने बोला ना सबको निकाल दिया था। चिल्ड्रन वर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, मतलब अलग कर दिए गए, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करने का, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है इकट्ठा करना। जर्मन एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर, उन्हें उनके लिए अलग अलग एरिया बना दिए थे, ठीक है। प्ले भी नहीं, वो साथ में नहीं खेल सकते, साथ में नहीं बैठ सकते, ठीक है। अभी आप देखोगे इसके बीच में कितनी ज़्यादा जो रेसिज्म फैलाया जा रहा था। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, ज्यूज, द फिजिकली हैंडीकैप्ड, जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ स्कूल्स,
मैंने बोला ना, सारे चिल्ड्रन टीचर्स वगैरह को बाहर निकाल दिया। और क्या है, जो जर्मन के जो पीपल थे ना, मतलब जो बच्चे थे, उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि हाँ जीविश प्रॉब्लम चली गई, ये चला गया वो चला गया। उनके मन में ऐसा ठूस दिया था। अगर मैं आपको बचपन से बोलूं कि ज्यूस बेकार है, ज्यूस बेकार है, ज्यूस बेकार है, ज्यूस बेकार है, आप उसे 14 ईयर्स तक सुन लोगे ना। अगर आप उसे 5-6 साल तक सुन लोगे ना, 5-6 साल बोला, 1 साल तक भी सुन लोगे ना, तो आप मान लोगे सच में। अगर आप मान लो, अगर आप रील्स देख रहे हो, रील्स में आपको दिख रहा है कि ज्यूस बेकार है, ज्यूस बेकार है, तो आप उसे मानने लग जाओगे। दिस इज द प्रोपेगेंडा। फाइनली इन द 1940s वट दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर्स। ठीक है, उन्हीं बच्चे वगैरह को गैस चैम्बर्स में पहुंचा दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। टेंशन मतलब चैप्टर खत्म होने वाला है। गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। देखो, स्कूल टेक्स्ट बुक वर री रिटन, मैंने बोला ना स्कूल की टेक्स्ट बुक को री रिटन कर दिया, जिससे क्या है वो रेशियल साइंस पढ़ा सके। वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड। इवन मतलब मैथ्स क्लासेस में भी ऐसी एग्जांपल देते थे, मतलब कुछ ऐसे लैंग्वेज होती है ना मैथ्स में, उसमें भी जो गंदी चीज़ें होती है उसमें ज्यूस का एग्जांपल ले लेते थे, जिससे क्या है वो स्टीरियोटाइप फैला सके। Children were taught to loyal and submissive, hate Jews and worship Hitler। मतलब हिटलर को पूजो, हिटलर को पूजो, हिटलर भगवान है, और लॉयल रहो अपनी कंट्री के टुवर्ड्स, एंड जो सिर्फ उन्हीं से शादी करो जो नॉर्डिक जर्मन आर्यन से, क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करनी है। ठीक है, और फंक्शन जो स्पोर्ट्स थे उससे क्या है, वायलेंस, एग्रेशन, एग्रेशन बढ़ाया जा रहा था यूथ में, एग्रेशन बताओ। ठीक है, हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मस्कुलिन। मतलब वो बॉक्सिंग वगैरह सिखा रहा था, जिससे क्या है जो चिल्ड्रन है वो स्ट्रॉन्ग हार्टेड हो जाए, एकदम पत्थर दिल। ठीक है, मस्कुलिन। देखो, ग्रुप्स बना दिए थे हिटलर ने। तो जो 10 साल के बच्चे होते थे उन्हें जंग वॉक में भेजा जाता था, और जो 14 पे जो सारे बॉयज थे उन्हें नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ती थी, जिसका नाम था हिटलर यूथ, वेयर ऑल दे लर्न टू वर्शिप वॉर, वॉर को पूजो, वॉर करो, एग्रेशन, वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को ख़त्म करके रख दो। ठीक है, ज्यूस को हेट करो, कम्युनिस्ट, जिप्सीस, इन सब को हेट करो। ठीक है, ऑल दोज कैटेगराइज एज अनडिजायरेबल, उन सबको हेट करो। फिर उन्हें लेबर सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती थी एट द एज ऑफ 18। दे हैड टू सर्व इन, फिर उन्हें आर्म फोर्सेस में भेज दिया जाता था, क्योंकि हिटलर का एम तो मेनली था लड़ाई करना। एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, द यूथ लीग ऑफ द नाजी वॉज फाउंडेड इन 1922। 4 ईयर लेटर इट वॉज नेम्ड एज हिटलर यूथ। मतलब यही वाला सेकेंड पॉइंट, इसका नाम पहले हिटलर यूथ बाद में चेंज करा था 4 ईयर्स लेटर। ठीक है, ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली, सारी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिकली, जैसे उसने डिक्टेटरशिप को सिस्टमेटिकली खत्म कर, मतलब डेमोक्रेसी को सिस्टमेटिकली खत्म करा था ना, वैसे डिसॉल्व एंड बैंड द यूथ ऑर्गेनाइजेशन, अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन अदर देन नाजी। ठीक है, अब क्या, नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिटीजन मानता था मदर्स को, क्योंकि वही तो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस को जन्म देंगी। अब देखो, चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी वर रिपीटेडली टोल्ड दैट वीमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मैन, मतलब वीमेन और मैन सेम नहीं है। दे द फाइट फॉर इक्वल राइट्स, हाँ सेकेंड पॉइंट है, द फाइट फॉर इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन वर रॉन्ग। उसने पहले ही बोल दिया कि इक्वल राइट्स वगैरह मत मांगना, ये सब तो फालतू चीज़ें होती हैं और ये सोसाइटी को ख़त्म कर देंगी। ठीक है, उसकी ये आइडियोलॉजी थी। वाइल बॉयज वर टॉट टू बी एग्रेसिव, मस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड। गर्ल्स को, देखो मैंने बोला ना, रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को जन्म देना है और अच्छी मदर बनना है। मतलब उन्हें क्या है, रिवॉर्ड तक दिए जाते थे, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ऐसे मतलब आर्यन बच्चे पैदा करने के लिए। ठीक है, और उन्हें प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन करके रखना है पूरे टाइम। गर्ल हैड टू, देखो प्योरिटी ऑफ रेस मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए,
और उन्हें ज्यूस से डिस्टेंस रखना है। बट अगर ये किसी ने नहीं करा, तो अगर उसे ज्यूस से सच में प्यार हो गया और उसने उससे शादी कर ली तो क्या, तो उसके लिए पनिशमेंट थी, वो आपको बताऊंगा। बियरर ऑफ आर्यन कल्चर एंड रेस। बियरर मतलब उन्हें बच्चे को पैदा करके फिर वो उसका पालन पोषण। देखो, ऑल मदर वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। सिर्फ जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस वाली जो वीमेन थी उन्हें अलग ट्रीट, और जो ज्यूस जिप्सीज वाली जो मदर थी उन्हें अलग ट्रीट किया जाता था। हु बोर रेशियली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड एंड दोज हु प्रोड्यूस रेशियली डिजायरेबल चिल्ड्रन वर अवॉर्डेड। मैंने बोला ना, पनिश भी किया जाता था, अवार्ड भी दिया जाता था। फेवर ट्रीटमेंट मतलब उन्हें ट्रीटमेंट दिया जा रहा है फेवर्ड हॉस्पिटल्स में, और उन्हें ऑल्सो इंटाइटल टू कंसेशन। मतलब उन्हें क्या है, मतलब शॉप्स पर अगर उन्होंने बोल दिया ना कि मैं 4 आर्यन बच्चों की माँ हूँ तो उन्हें इट साउंड्स फनी राइट, तो उन्हें क्या है, उन्हें कुछ ऐसा डिस्काउंट होता है ना, वो मिलता था। ठीक है, थिएटर टिकट्स एंड रेलवे, भाई उन्हें इन जगह डिस्काउंट मिल रहा है हॉस्पिटल वगैरह में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि वीमेन को क्या है, और ज़्यादा इंकरेज करने के लिए और बच्चे पैदा करो ऐसा करके। ऑनर क्रॉसेस, मैंने बोला ना, ऑनर क्रॉसेस अवॉर्डेड किया जाता था। देखो, ब्रॉन्ज क्रॉस फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 एंड मोर। ठीक है, ये इस टाइप के रिवॉर्ड मिलते थे। ये वही टॉपिक है। ऑल आर्यन वुमेन्स हु डेविएटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट अभी आप समझोगे, वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सेवरली पनिश्ड। मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करती थी, वो ज्यूस वगैरह से क्रॉस ब्रीडिंग शादी वगैरह कर लेती थी, उन्हें पनिश किया जाता था। उनके जो हेड थे उन्हें शेव कर दिया जाता, उनके बालों को काट दिया जाता था, और जो उनके फेसेस वर ब्लैकन, उनके फेसेस को क्या पूरा ब्लैक कर दिया जाता था। ऑल मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूस, पोल्स एंड रशियंस, paraded through towns, shaved heads, blackened face and प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड। मतलब जो प्ले कार्ड जैसे वो रहते थे ना, विलिंग टू डू एनी वर्क, वैसे इनके में प्ले कार्ड्स रहते थे कि आई हैव सुलेट द ऑनर ऑफ नेशन, मतलब मैंने देश के साथ गद्दारी करी है। मैनी रिसीव जेल सेंटेंसेस, उन्हें जेल में भेज दिया। सिविक ऑनर लॉस्ट कर लिया उन्हें अपना, एज वेल एज देयर हस्बैंड एंड फैमिलीज, उन्हें फैमिलीज और हस्बैंड से अलग कर दिया जाता था। जब से चिल्ला रहा हूँ द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, आप समझो द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा क्या था। नाजी रेज्यूम यूज लैंग्वेज विद मीडिया विद केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। नाजी नेवर यूज किल और मर्डर। मैंने बोला ना, वो कभी किल और मर्डर यूज ही नहीं कर रहे हैं। मास किलिंग्स, मास किलिंग को क्या बोलता था, स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सॉल्यूशन। मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट है और यही एक फाइनल सॉल्यूशन है फॉर द ज्यूस। वो फाइनल सॉल्यूशन क्या है वो तो पता ही नहीं है मेरे भाई, वो फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझे। और यूथेनेशिया फॉर डिसेबल्ड, यूथेनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु, ऐसा बोला जाता है डिसेबल्ड को, कि वो खुद से मरना चाहते हैं भले ही वो नहीं मरना चाहते हो। सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। इवैक्यूएशन, ठीक है, इवैक्यूएशन यूज करा जाता था गैस चैम्बर्स में भिजाने के लिए। ठीक है, गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड एज डिसइंफेक्शन एरिया। देखो, इवैक्यूएशन का मतलब है ऐसे एरिया जहाँ पर क्या है, इन्फेक्शन को भगाया जाएगा। पर अब आप समझोगे नहीं, मतलब इसका मतलब है इन्फेक्शन कौन है, ज्यूज ही तो इन्फेक्शन है उनके लिए, तो ज्यूज इन्फेक्शन है ना, तो ज्यूज को ही खत्म कर देंगे डायरेक्ट। लुक्ड लाइक बाथरूम, मैंने बोला ना बाथरूम होते थे, फेक शावर हेड्स होते थे जिसमें से गैस निकलती थी और वो हार्मफुल गैस उन्हें मार देती थी। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रेजिम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया अपना प्रोपेगेंडा फैला के खुद को पॉपुलराइज करती थी और हिटलर को। ठीक है, नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर, स्केची, स्लोगन्स। फिल्म्स वगैरह बनने लगी कि नाजी तो बेकार है, ऐसा सब कुछ। ठीक है, एक फिल्म में काफ़ी मतलब काफ़ी इनफेमस फिल्म थी, द एटर्नल ज्यू, ये लिखी हुई है। ठीक है, सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट, दे वर अटैक्ड एज मेल्शियस फॉरेन एजेंट्स। सोशलिस्ट और लिबरल से ना उन्हें वीक और डीजनरेट बोला जाता था और उन्हें मार दिया जाता था। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर ज्यूस। द मोस्ट इनफेमस फिल्म वॉज एटर्नल ज्यू। ये एक फिल्म थी जिसमें ज्यूस को बुरा भला बोला गया है।
जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे वर स्टोरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स। मतलब जो ज्यूज होते हैं ना वो जर्मनी में तो काफ़ी सेम नहीं रहेंगे ना। मतलब जैसे देखो, अगर आप जैसे कोई इंडिया में जो कास्ट है तो आप उनको तो पहचान लोगे, बट अगर क्या बोलते हैं, अगर सबकी मूछ दाढ़ी वगैरह काट दी जाए, मतलब पंजाबियों को छोड़ के, वो तो ऊपर वो पहन लेते हैं तो पता नहीं चलता, बट अगर वो सब काट दिया जाए तो कैसे पहचानोगे। बट वो रियल में वो ऐसा नहीं होता था, वो उसमें तो बिल्कुल जर्मन जैसे ही लगते थे। उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस थोड़ी पहनेंगे वो जर्मनी में, वियरिंग कफ्तान्स, वेयर इन रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाय देयर आउटवर्ड अपीयरेंस। मैंने बोला ना, आउटवर्ड अपीयरेंस तो डिफिकल्ट था, फिर वो उन्हें ढूंढते कैसे थे, उनके खुद के पड़ोसी आके बता देते थे कि ये ज्यूज है, इसे ले जाओ, मार दो इसे, कॉल कर करके, ठीक है। बट एज वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट, उन्हें वर्मिन, रेट्स एंड पेस्ट, वर्मिन मतलब जो वर्मी कंपोस्ट, मतलब जो वो होते हैं ना केचुए वगैरह, उन सब की तरह, रेट्स की तरह, कि ये तो रेट्स की तरह चलते हैं, ऐसा नहीं, रोडेंट्स की तरह चलते हैं, हाँ, देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू रोडेंट्स। नाजिज्म वर्कड ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल, लोगों को सच में लगने लगा, अभी आपको भी लगने लगा होगा कि जीव सच में इतने बेकार है, नहीं, जरूरी थोड़ी है जैसा दिखाया जा रहा वैसा है। टैप देयर इमोशन, टर्न देयर हेट्रेड, एंगर एट दोज हु मार्क्ड एज अनडिजायरेबल, ऑर्डिनरी पीपल एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब इसे पढ़ते हैं। अब अपन बिल्कुल एंड पर आ चुके हैं, ये सारे टॉपिक एनसीईआरटी के ही है, पूरी एनसीईआरटी कवर है इसमें। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज, सब नाजी आइज से वर्ल्ड देख रहे थे, एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, मतलब नाजी की तरह ही सोचना, नाजी की तरह ही बोलना, सब कुछ नाजी के सपोर्ट में बोलना। देखो उनके ज्यूस के क्या है, हाउस को क्या है, ऐसे सस्पिशियस नेबर्स रिपोर्ट कर देते थे और उनके ज्यूस के हाउस को मार्क कर दिया जाता था, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। मतलब सारे आर्यन नाजी थोड़ी थे, उन्हें पता था ये सब फालतू है, ये सब क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह कराने के लिए कर रहे हैं सब। मैनी ऑर्गेनाइज एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। द लार्ज मेजोरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव onlookers and apathetic witnesses. They were too scared to act, to defend, to protest. मतलब कुछ ऐसे भी थे जो जानते थे कि बुरा कर रहे हैं, बट उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि हम क्यों बोले हैं ये सब, प्रोटेस्ट करने के लिए वो डर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा जर्मन आर्यंस थे, वो उन्हें पता है कि ये सब बुरा कर रहे हैं, बट वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि उन्हें मरने से डर लगता था, ठीक है। पेस्ट निमोलर, अ रेजिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व्ड एन एब्सेंस ऑफ प्रोटेस्ट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे मत देखो, एक सेकंड, ऐसे मत देखो। तो ये सेट हो गया। वॉट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। मतलब आप सोचो ना भाई, अगर आपके बारे में सब कुछ बुरा बोल रहे हैं, आपको मतलब सब कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, तो आपको भी एक दिन ऐसा लगेगा ना कि सब आपसे ऐसे बोल रहे हैं, तुम पागल हो, तुम पागल हो। तो मान लो, इमेजिन करो कि सब आपके घर वाले वगैरह सब बोल रहे हैं कि तुम पागल हो, तो आपको भी लगेगा ना कि एक दिन कि क्या मैं सच में पागल हूँ क्या यार, सब बोल रहे हैं। तो ऐसा ही उन्हें लगने लगा था। चार्लेट ब्रेडेट secretly recorded people's dream in a diary and later published them in highly disconcerting book called the third of reach of dreams। मतलब ये क्या है, मतलब जो बॉर्डर पर जो आर्मी रहती थी ना, तो अब उन्हें पता है कि वो हार जाएंगे, जो बॉर्डर पे जो आर्मी है उन्हें हार जाएंगे। तो अब वो क्या सारे सच उगल रहे हैं कि उनकी फैमिलीज कैसी हैं, ये सब बोल रहे हैं वो। तो उसने क्या, ये अपनी बुक में रिकॉर्ड कर रखा है, उसकी जो हाईली डिस्कंसर्टिंग बुक है उसमें उसने ये लिख रखा है, द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स।
शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूज themselves began believing in the Nazi stereotypes about them. मैंने बोला ना वो खुद सोचने लग गए थे कि क्या हम सच में इतने बुरे हैं. They dreamed of their hooked noses, black hair and eyes, Jewish looks and body movements. The stereotypical images published in the Nazi press haunted the Jews. They brought troubles them in even in their dreams. Jews died many deaths even before they reached द गैस चैम्बर. मतलब कितनी डीप बात लिखी हुई है, समझो. अभी समझो, देखो उनके बारे में इतनी इमेज फैलाई जा रही थी, उन्हें भी लगने लगा था कि हम सच में बहुत बुरे हैं. पूरे टाइम उनके बारे में, पूरे दिन भाई साहब वो यही सुन रहे, तो उनके सपनों में भी यही आ रहा था. मतलब देखो ना कि गैस चैम्बर पहुंचने से पहले भी वो बहुत बार मर चुके हैं. मतलब मरने से पहले वो बहुत बार मर चुके हैं. काफ़ी ज़्यादा गहरी बात है, ठीक है. Knowledge about the Holocaust. Information about Nazi practices had trickled out of Germany during the last years of the regime, but it was only after the war ended and the Germany was defeated that the World War came to be realized the horrors of what had happened. The Jews wanted the world to remember the atrocities and sufferings they had endured during the Nazi killing operations, also called the Holocaust. At its height, a ghetto inhabitant had said to another that he wanted to outlive the war just for half an hour. Presumably, he meant that he wanted to be able to tell the world about what happened in Nazi Germany. मतलब जो ज्यूज थे वो वर्ल्ड को बताना चाहते कि मतलब सोचो, मतलब ट्राई करो रिमेम्बर करने का, मतलब ध्यान करो कि हमें कैसे बुरी तरह से रखा जा रहा था उस टाइम में, मारा जा रहा था, मास किलिंग करी जा रही थी. ऑल्सो कॉल्ड द होलोकास्ट. अ घेटो इनहेबिटेंट सेड अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलिव जस्ट फॉर हाफ एन आवर. ही मेंट दैट ही वांटेड टू एबल टू टेल द वर्ल्ड. मतलब वो बोलना चाहता था कि क्या बोलते वर्ल्ड में क्या हुआ, वो बताना चाहता था कि क्या बोलते जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसकी शेडो में हमारे साथ क्या हुआ, ये ठीक है. अभी आपके आंखों में आंसू आ गए होंगे, मत रो भाई. अब आपको पता चला होगा हिटलर कैसा था, ठीक है. द इनडोमिटेबल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है. स्पिरिट टू बियर विटनेस एंड टू प्रिजर्व द डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन इन मैनी गेटो एंड कैंप inhabitants who wrote diaries, keep notebooks and create archives. On the other hand, when the war seemed lost, the Nazi leadership distributed petrol to destroy all criminal evidence available in office. Yet the history and the memory of the Holocaust live on in memories, fiction, documentaries, poetries, memorials, and museums in many parts of the world today. These are tribute to those who resisted it, embarrassing those who collaborated, and a warning to those who was in silence. मतलब समझो ये क्या है, वॉर के बाद का है कि मतलब ये सब है कि उन्हें ट्रिब्यूट दिए गए कि उन्होंने क्या सहा पूरी नाजी जर्मनी में, उन्होंने कितना बुरा बुरा सा, मतलब एकदम वो कितना दर्दनाक है देखना कि मास किलिंग्स. आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा मास किलिंग क्या है. इट्स अ वेरी, मतलब समझो ना, मास किलिंग, उन्हें बुरी तरह मारे जा रहा है बेमतलब में, कोई उनका कोई दोष भी नहीं है, फिर भी तो उन्हें ट्रिब्यूट दिए गए. तो देखो इसका मैप वर्क है, इसे देख लो, लास्ट है, इसके बाद अपना चैप्टर एंड हो जाएगा. लोकेटिंग एंड लेबलिंग आइडेंटिफिकेशन मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एक्सेस पावर जर्मनी, इटली, जापान, ये आएगा. मतलब इसे मार्क करना है आपको मैप वर्क में. अलाइड पावर्स को मार्क करना है. टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, जो टेरिटरीज थी जिसमें जर्मन ने जो एक्सपेंशन अपना मतलब जो टेरिटरी बढ़ाई थी ना, वो टेरिटरी, ठीक है. ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवेकिया, ओनली स्लोवेकिया शोन इन द मैप, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब मार्क करना है, ठीक है. आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा हो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. किसी और चैप्टर के साथ ऐसे ही मिलूँगा, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो जो आपको चाहिए. थैंक यू. इसी के साथ साइन ऑफ करता हूँ.